हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आयन बनेगा सुप्रीम थंडर गॉड के एक नए अध्याय पे आप लोगों का स्वागत है। यह कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेटेड है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। आगे की कहानी जल्दी पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गड़गड़ाहट। ड्रैगन शॉकिंग सनशाइन। अयान स्वर्ग से किसी स्वर्गीय देवता की तरह उतरा। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और 50 मीटर ऊंची बिजली की तलवार आसमान से उतरी। दौड़ना। काजल चमक उठी। वह दोनों में से केवल एक को ही बचा सकी। भले ही उसने निर्णायक रूप से कर्ण कुमार को दूर ले जाया, जो उससे भी अधिक शक्तिशाली था, उसने अपनी बाहें खोलीं और कर्ण कुमार को एक भयंकर भूत के शरीर में लपेट लिया और जल्दी से तैरते द्वीप से पीछे हट गई। काजल, तुम। हर्ष ठाकुर असमंजस में था क्योंकि वह व्यर्थ ही आकाश की ओर तलवार की ज्वाला जैसी रोशनी की धारियां बना रहा था। हालांकि ये ज्वलंत कृपाण किरणें सूर्य की शक्ति से मजबूत हुई ड्रैगन को झकझोर देने वाली धूप का सामना कैसे कर सकती थीं। 50 मीटर ऊंची कृपाण जैसी रोशनी राजसी ढंग से उतरी। हर्ष ठाकुर और पूरा तैरता द्वीप चूर्ण चूर्ण हो गया। हर्ष ठाकुर ने एक दयनीय चीख निकाली और उसका शरीर 10,000 मीटर की चमक से नष्ट हो गया। पेंग। तैरता हुआ द्वीप तुरंत ठीक हो गया। अयान ने रितिका को अपने बाएं हाथ में पकड़ लिया और जमीन पर गिर पड़ा। उन्होंने तुरंत कहा, यह स्थान निकास द्वार के बहुत नजदीक होना चाहिए। चलो चार्ज करें। ऐसा कहकर उसने रितिका को गले लगाया और तुरंत अगले तैरते द्वीप की ओर छलांग लगा दी। विपरीत दिशा में तैरते द्वीप पर काजल और कर्ण कुमार पहले से ही इंतजार कर रहे थे। कर्ण कुमार ने अपनी तलवार से वार किया और एक तलवार की रोशनी जो धीरे धीरे लेकिन असीम शक्ति के साथ उड़ रही थी, धीरे धीरे उस पर दबाव डालने लगी। काजल ने अयान पर 3 युआन क्यूई तीर चलाए। बेवकूफ, चूंकि तुम मेरे साथ रहने पर जोर दे रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें मार डालूंगा। अयान ने कर्ण कुमार की तलवार की रोशनी पर वार किया और पलटाव बल का उपयोग करके उसे वापस तैरते द्वीप पर उछाल दिया। उसने एक हाथ से रितिका को नीचे रखा और दूसरे हाथ से ड्रैगन ब्लड सेबर को जोर से हिलाया। झिंग। ड्रैगन ब्लड सेबर हिंसक रूप से कंपन करने लगा और रेड डेविल ब्लड थंडर बाहर निकल आया। लाल बिजली अयान के चारों ओर लिपटी हुई थी, मानो बिजली का एक जीवित लाल दानव। अयान के सिर पर लंबे बाल खून की तरह लाल चमक रहे थे और उसकी आंखें शक्तिशाली लाल बिजली की तरह चमक रही थीं। तुम अपनी मौत को निमंत्रण दे रहे हो। अयान का क्षेत्र अचानक स्वर्गीय युआन क्षेत्र के दूसरे स्तर तक बढ़ गया। उसका शरीर थोड़ा झुका और फिर वह जोर से उछला। उसका शरीर लाल प्रकाश की किरण में बदल गया और तुरंत उसके सामने स्थित तैरते द्वीप की ओर चला गया। आह, तुम। कर्ण कुमार इतना डर गया कि उसका शरीर कांपने लगा। अयान ने सीधे कर्ण कुमार के शरीर में छेद कर दिया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और कर्ण कुमार को वहीं 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। अयान ने कर्ण कुमार का कॉलर पकड़ लिया और दहाड़ते हुए बोला, चलो भी। काजल पहले ही फ्लोटिंग आइलैंड से छलांग लगा चुकी थी और फ्लोटिंग आइलैंड की ओर उड़ गई थी जहां रितिका एक भयंकर भूत के रूप में थी। अयान, मुझे तुम्हारी औरत की जिंदगी चाहिए। कच। ड्रैगन ब्लड सेबर पर दूसरी दरार दिखाई दी। अयान ने शीघ्रता से लाल दानव रक्त बिजली को दबा दिया और उसकी साधना का आधार मूल क्षेत्र के 5वें स्तर पर वापस आ गया। उसने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें भागने दूंगा। क्लेश उंगली रहित उंगली। अयान ने एक कदम आगे बढ़ाया और 10 मीटर ऊंचे बुद्ध के खड़े हुए प्रेत को उस दिशा में ले गया जिस ओर काजल उड़कर आई थी। चरणहीन क्लेश उंगली एक काली उंगली शक्ति में परिवर्तित हो गई जिसने अनगिनत काली आत्माओं को भेद दिया। यह अंगुली शक्ति अत्यंत रहस्यमय थी। जब उन काले मरे हुओं का सामना क्लेश मुक्त उंगली से हुआ तो वे सभी बर्फ की तरह सफेद हो गए। इसके अलावा जब वे सफेद धब्बों में बदल गए और पुनर्जन्म में विलीन हो गए तो उनके चेहरों पर एक राहत भरी मुस्कान थी। चरणहीन क्लेश उंगली ने काजल की पीठ पर सटीक प्रहार किया। एक चीख के साथ काजल का क्षेत्र एक स्तर तक गिर गया और यहां तक कि स्वर्गीय यिन राक्षस का रूप भी नष्ट हो गया। चाहे वह मार्शल कौशल हो या तकनीक, उन्हें समर्थन के रूप में एक स्थिर युआन क्यूई की आवश्यकता थी। यह ऐसा था जैसे कोई व्यक्ति तेज गति से दौड़ रहा हो। वह इतनी तेजी और स्थिरता से इसलिए दौड़ता था क्योंकि उसे अपने शरीर के सहारे और ताकत का बहुत सटीक ज्ञान था। यदि वह व्यक्ति दौड़ते समय अचानक अपनी शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खो दे तो वह निश्चित रूप से जमीन पर गिर जाएगा और कुत्ते की विष्ठा खाएगा क्योंकि उसका शरीर संतुलन खो चुका था। सबसे साधारण दौड़ने की गतिविधियां अभी भी ऐसी ही थीं और गहन बचने की तकनीकों के लिए युआन क्यूई के और भी अधिक संतुलन की आवश्यकता थी। काजल को चरणहीन कष्टकारी अंगुली द्वारा आघात पहुंचने के बाद उसका साधना क्षेत्र अचानक एक स्तर से गिर गया और उसकी युआन क्यूई भी तुरंत कमजोर हो गई, जिसके कारण उसकी युआन क्यूई का संतुलन बिगड़ गया और वह पलायन तकनीक की स्थिति से अपने वास्तविक शरीर में वापस आ गई। हालांकि इस तरह काजल को तुरंत अनगिनत मरे हुए आत्माओं द्वारा छेद दिया गया था। आह, मरे हुए आत्माओं की विशाल सेना के भीतर काजल की अतुलनीय दयनीय चीखें सुनी जा सकती थीं।
अयान ने एक बार फिर सूरज को संयमित किया। वह अपने शरीर को सूर्य की रोशनी के साथ ले गया और वापस तैरते हुए द्वीप पर कूद गया जहां रितिका थी। उसने रितिका को गले लगाया और सामने तैरते द्वीप की ओर छलांग लगा दी। उन्होंने लगातार 30 तैरते द्वीपों पर छलांग लगाए। जैसे ही उसकी युआन क्यूई समाप्त हुई, अंतिम तैरते द्वीप पर एक अंतरिक्ष समय मार्ग प्रकट हुआ। क्या वह मर गई? रितिका ने जल्दी से पूछा। अयान ने भारी सांस लेते हुए कहा, संभवतः वह मर चुकी है। मैंने देखा कि 1 दर्जन से अधिक मरे हुए आत्माओं ने उसे छेद दिया और वह रसातल में गिर गई। वह शायद जीवित नहीं रह पाएगी। ये जगह बहुत खतरनाक है। चलो पहले अगली मंजिल पर चलें। रितिका को अपनी बाहों में पकड़कर वह अंतरिक्ष समय मार्ग में कूद गया और शैतान सागर के 6ठे स्तर पर पहुंच गया। ये लो, इसे खोजें। मैं पहले अपनी जीवन शक्ति पुनः प्राप्त करूंगा। अयान ने रितिका की ओर कर्ण कुमार की भंडारण अंगूठी फेंकी तथा अपने समाप्त हुए सार को पुनः प्राप्त करने के लिए वज्र को सक्रिय किया। रितिका ने कर्ण कुमार की स्टोरेज रिंग हिलाई और कई चीजें बाहर गिर गईं। क्या ये ताबीज नहीं है? रितिका ने एक चमकता हुआ पेंडेंट पकड़ लिया। ये पेंडेंट एक बहुत ही विचित्र प्रकार के अग्नि जैद से बनाया गया था। जैद सफेद था और उसके अंदर एक हल्की ज्वाला बह रही थी। इसके शरीर को एक पवित्र महिला के रूप में उकेरा गया था। जैसे ही उसने इसे छुआ, रितिका को अपने पूरे शरीर में गर्माहट और आराम महसूस हुआ। पहले इसे पहन लो। मुझे आश्चर्य है कि इस जैद का क्या उपयोग है। शायद यह आपकी सुरक्षा कर सके, अयान ने कहा। रितिका ने खुशी खुशी वह पेंडेंट अपने गले में डाल लिया। उसने एक क्षण सोचा और खुले पेंडेंट को अपनी ब्रा में छिपा लिया ताकि उसे कर्ण कुमार के परिचित द्वारा देखे जाने का डर न रहे। जब अयान ने अपनी युआन क्यूई पुनः भर ली तो उसने पाया कि 6ठी मंजिल पर पहले से ही रात हो चुकी थी। दूर तक देखने पर चारों ओर घना अंधेरा था और धुंधली चांदनी में दृश्यता भी अधिक नहीं थी। उन दोनों के पास एक पत्थर की पट्टिका थी जिस पर 2 बड़े शब्द लिखे थे, नरक। अयान हॉन्फने से खुद को रोक नहीं सका। पहली मंजिल नरक का द्वार है। क्या यह मंजिल नरक है? जाहिर है, ये जगह निश्चित रूप से असली नरक नहीं थी। जहां तक सवाल है कि क्या दुनिया में कहीं नरक है, ये स्पष्ट नहीं है। हालांकि चूंकि 6ठी मंजिल को नरक कहा जाता था, इसलिए यह निश्चित रूप से पौराणिक नरक के समान था। क्योंकि जो कुछ उसने पहले देखा और सुना था उससे अयान को समझ आ गया था कि शैतान सागर की हर मंजिल का नाम एक मजाक था। ये निश्चित रूप से लोगों को डराने जितना आसान नहीं था। चलो पहले एक नज़र डालते हैं। अयान खड़ा हुआ और रितिका को धीरे धीरे आगे खींच लिया। वे परेशान करने वाले बदमाश हमें अंत तक धकेलते रहे हैं। इसे बदला माना जाता है। उन सभी को मार डालो। रितिका ने अपनी छाती थपथपाई जैसे कि वह बदला ले रही हो। हालांकि अयान खुश नहीं था। उसने अपना ड्रैगन ब्लड सेबर उठाया और चुपचाप उस पर बनी 2 दरारों पर हाथ फेरा। अयान को अभी भी याद है कि जब उसने पहली बार सूर्य चंद्र संप्रदाय में ड्रैगन ब्लड सेबर पाया था तो उसने उसके साथ लड़ने की शपथ ली थी। हालांकि कुछ ही समय में ड्रैगन ब्लड सेबर को उसके द्वारा इस तरह नष्ट कर दिया गया था। ब्लेड पर 2 दरारें बहुत मामूली लग रही थीं, लेकिन इन 2 दरारों ने पहले ही ड्रैगन ब्लड सेबर के संतुलन को खतरे में डाल दिया था। यदि इसमें दरारें और बढ़ गईं तो कुछ और दरारें पड़ने पर इसके टूटने का खतरा हो जाएगा। मैं बहुत लापरवाह था, अयान ने आह भरते हुए अपराध बोध से कहा। रितिका ने सांत्वना देते हुए कहा, भूल जाओ, तुम कोई ऋषि नहीं हो। जो कोई भी उनके द्वारा बार बार मरने के लिए मजबूर किया जाएगा, वह अपनी विवेकशीलता खो देगा। गुस्सा होना सामान्य बात है। हे देखो, क्या ये कभी शहर था? रितिका ने शहर की टूटी हुई दीवार की ओर इशारा किया जो धीरे धीरे दिखाई दे रही थी। अयान ने सिर हिलाया और कहा, ऐसा ही लगता है। वे पहले ही एक प्राचीन शहर के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। ऐसा कहा जाता था कि यह एक शहर है, लेकिन इसे पहचानना लगभग असंभव था। टूटी हुई शहर की दीवारों के बाहर किसी भी प्राचीन इमारत का कोई निशान नहीं था। सबसे अधिक संभावना यह है कि दीवारें जमीन के नीचे दफन थीं, जिससे केवल 3 से 4 मीटर ऊंची क्षतिग्रस्त दीवारें ही दिखाई दे रही थीं। हालांकि जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्होंने पाया कि आसपास का दृश्य बदलने लगा था। शहर की कुछ दीवारों पर काली परछाइयां छाई हुई थीं। जब उन्होंने पहली बार ये परछाइयां देखी तो अयान और रितिका सतर्क हो गए। उन्हें तो बस यही महसूस हुआ कि इस अंधेरी रात में वे परछाइयां चुपचाप शहर की दीवार पर बैठी हुई थीं। माहौल बहुत ही अजीब था। लेकिन जब वह पास गया तो उसने देखा कि दीवार पर एक मूर्ति बैठी हुई थी। ये मूर्तियां अधिकतर आकार में एक जैसी थीं। वे सभी गैर मानव वस्तुएं थीं। उनके शरीर आधे झुके हुए और आधे बैठे हुए थे और उनकी पीठ पर एक जोड़ी विशाल काले पंख थे। पंखों के जोड़ों के शीर्ष पर पंजे जैसे दिखने वाले हुक भी थे। इन राक्षसों के सिर के ऊपर घुमावदार सींगों की एक जोड़ी थी। उनके मुंह में मौजूद नुकीले दांत बाहर निकल आए, लेकिन प्रत्येक मूर्ति ने अपना सिर नीचे कर लिया। ऐसा लगता है कि यह किसी प्रकार का टोटेम है।
अयान ने कुछ सोचते हुए कहा, इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो हर चीज की पूजा करते हैं और कुछ लोग भूतों को कुलदेवता मानते हैं। वे दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ गए। ऐसा वास्तव में इसलिए था क्योंकि यह स्थान बहुत अजीब और शांत था। उन्होंने अपना मूड ठीक करने के लिए बातचीत की। कच, जैसे ही वह ये कह रहा था, अचानक उसके पीछे से एक छोटी सी कंकड़ जैसी आवाज आई। अयान के दिमाग की नसें तुरंत तनावग्रस्त हो गईं, और वह तुरंत पीछे देखने लगा। हालांकि उसके पीछे और अधिक भूत प्रेत की मूर्तियों के अलावा कुछ भी नहीं था। क्या मैं बहुत ज्यादा संदिग्ध हूं? अयान ने भौहें सिकोड़ी। आजकल अयान पहले से ही बहुत सतर्क था। यदि वह ये नहीं जानता कि चोट कैसे पहुंचाई जाए और सबक कैसे सीखा जाए, तो भले ही वह मर जाए, कोई भी उस पर दया नहीं करेगा। उसने तुरंत अपनी बिजली जैसी आंखें घुमाईं और उसकी पुतलियों में बिजली की चमक चमक उठी, जिससे उसका ध्यान भूत प्रेत की मूर्तियों पर केंद्रित हो गया। इसे देखकर उसे राहत महसूस हुई। वे मूर्तियां पत्थर की थीं और वे ठोस पत्थर थे। इसके अलावा इसमें जरा सी भी अधिकता नहीं थी। सार और राक्षसी क्यूई के उतार चढ़ाव का तो जिक्र ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं बहुत ज्यादा चिंतित था। अयान ने रितिका के कंधे पर थपथपाया और पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? रितिका ने आज्ञाकारी भाव से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं। चरमराहट। इससे पहले कि रितिका भूखा शब्द बोल पाती, उन दोनों के पीछे से एक और अजीब सी आवाज आई। इस बार रितिका भी इसे स्पष्ट रूप से सुन सकी और उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। अयान ने पलटकर देखा कि उसके पीछे कुछ भी अजीब नहीं था। वहां केवल मूर्तियां और टूटी दीवारें थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपना सिर हिलाया और रितिका से पूछने के लिए मुड़ने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसका सिर पीछे मुड़ा, और वह भी आधा ही, उसकी पूरी गर्दन अकड़ गई। अयान के चेहरे का भाव अचानक बदल गया। उसने बड़ी मुश्किल से अपना सिर पीछे घुमाया। इस नज़र से देखते हुए वह तुरंत 2 कदम पीछे हट गया और बोला, हे भगवान, मैंने सचमुच एक भूत देखा है। अंततः उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इसका कारण ये था कि शुरू में उन सभी मूर्तियों ने अपने सिर नीचे कर लिए थे, लेकिन अब जब उन्होंने देखा तो सभी मूर्तियों ने अपने सिर ऊपर कर लिए थे। इसके अलावा उनके चेहरे अयान और रितिका की ओर थे। इस अजीब दृश्य को देखकर अयान के रोंगटे खड़े हो गए। आह, ताबीज जल गया है। रितिका ने जल्दी से अपनी छाती की ओर इशारा किया। उसने अपना बाहरी वस्त्र खोला और उसके अंदर एक चमकती हुई ज्योति देखी। चरमराहट, चरमराहट। इस समय सभी मूर्तियां खड़ी हो गईं। इन चीजों के पैर अजीब थे, वे कुत्ते के पैरों जैसे दिखते थे और उनके घुटने पीछे की ओर मुड़े हुए थे। उनके चेहरों पर एक उंगली जितनी लंबी नाक थी और चांदनी रात में उनके नुकीले दांत ठंडी रोशनी में टिमटिमा रहे थे। यह क्या है? भूत होने का नाटक करो। अयान ने अपनी तलवार तिरछी की और एक मूर्ति पर वार किया। तेज बिजली की रोशनी ने शहर की कई दीवारों को रोशन कर दिया। वे सभी विचित्र मूर्तियां एक के बाद एक अपने बड़े काले पंख फड़फड़ाते हुए आकाश में उड़ गईं। वे हवा में तैरते हुए ऊपर से नीचे अयान और दूसरे को देख रहे थे। उनमें से एक भूत आकाश से नीचे उतरा और उसने बच्चे के रोने जैसी चीख मारी। अयान ने आगे की ओर वार किया और भूत ने अपने तीखे पंजों से ब्लेड को मजबूती से पकड़ लिया। उसके तीखे पंजे ब्लेड से रगड़ खाते थे, जिससे खड़खड़ाहट जैसी आवाज आती थी। इतनी बड़ी ताकत! अयान हैरान रह गया। भूत ने वास्तव में अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर की ओर उड़ गया। वह अयान की विशाल कृपाण को छीनना चाहता था। सौभाग्य से विशाल कृपाण की पकड़ ड्रैगन के पंजे के आकार की थी और वह पहले से ही अयान की बांह के चारों ओर लिपटी हुई थी। ये झपट उसे छीन नहीं पाए। अयान ने अपना बायां हाथ भूत के माथे पर रखा और मौके की शक्ति की ओर इशारा किया। ज्वाला की उंगली भूत पर लगी, जिससे उसका सिर पीछे की ओर झुक गया और कुछ मलबा नीचे गिर गया। अयान ने विशाल कृपाण वापस ले ली और हवा में छलांग लगाकर चतुराई से उस अजीब आदमी को 2 टुकड़ों में काट दिया। लेकिन इस समय एक और भी अजीब दृश्य सामने आया। जो भूत 2 हिस्सों में बंट गया था, वह वास्तव में स्वतः ही एक साथ जुड़ गया और अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गया। इसके तुरंत बाद अंधेरे में कई भूत और राक्षस एक साथ नीचे आ गिरे। क्या बकवास है? रितिका चौंक गई। क्या ये चीजें अमर हैं? उसने जल्दी से ताबीज उठाया। ताबीज से निकलने वाली पवित्र रोशनी से भूत प्रेत तुरंत हंसने लगे और बड़ी मात्रा में काला धुआं निकलने लगा। ये भूत जल्दी से ऊंची उड़ान भरकर वापस चले गए। कुछ बार चक्कर लगाने के बाद उन्हें यकीन हो गया कि ताबीज उनके जीवन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए वे फिर से नीचे झपटे। यांग फ्लेम सेबर तकनीक। अयान ने विशाल कृपाण को क्षैतिज रूप से पकड़ लिया और कृपाण खींचने की मुद्रा बना ली। जैसे ही भूत निकट आए, उसने तेजी से अपनी तलवार निकाल ली। एक पल में उसने लगातार 13 बार वार किया। एक सेकंड में उसने 29 बार वार किया। 39 तेज बिजली की रोशनियां आसमान में चमकी, जो पंखे के आकार की रोशनी में बदल गईं। तलवार की रोशनी में लिपटे सभी भूत टुकड़ों में कटकर जमीन पर गिर पड़े। हालांकि मलबा जल्दी ही भर गया और नए भूतों के रूप में इकट्ठा होना जारी रहा।
दौड़ना। अयान ने इस तथ्य का फायदा उठाया कि भूत पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे और उसने रितिका को पकड़ लिया और तेजी से भागा। जब वे दोनों कुछ दूर तक भागे तो उनके पीछे वाला भूत अपने पंख फड़फड़ाते हुए उनका पीछा करने लगा। वहां एक मंडप चमक रहा है। रितिका ने बाईं ओर इशारा किया। अयान ने बस उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और लगातार 2 बार मंडप में घुस गया। यह एक बहुत छोटा मंडप था। अंदर केवल एक साधारण पत्थर की मेज और 4 पत्थर की स्टूलें थीं। मंडप का आकार अष्टकोणीय था और इसका व्यास लगभग 4 मीटर था। हालांकि अजीब बात यह थी कि पूरे मंडप से सफेद रोशनी की धुंधली परत निकल रही थी। जब भूतों ने मंडप का पीछा किया तो उन्होंने उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। वे सभी मंडप के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। अयान और भूतों के बीच लड़ाई ने दूर से और भी अधिक भूतों को आकर्षित किया था। एक क्षण के लिए मंडप के बाहर का आकाश काले भूतों से भर गया तथा हर जगह काले पंख फड़फड़ाने लगे। इस समय अयान और रितिका नरक में प्रतीत हो रहे थे। अंधेरी दुनिया में इस छोटे से चमकते मंडप के अलावा सब कुछ अवास्तविक लग रहा था। इसी समय अंधेरे में प्रकाश का एक धुंधला बिंदु दिखाई दिया। प्रकाश का बिंदु निकट आता जा रहा था, लेकिन वह एक लालटेन थी। लालटेन पकड़े हुए एक महिला थी जिसने अजीब कपड़े पहने हुए थे। कोई व्यक्ति। रितिका अयान की बाहों में छिप गई और बोली, वास्तव में इस तरह की जगह पर लोग हैं। वे भूत उस पर हमला क्यों नहीं करते? जैसे जैसे वह बोलती गई, वह महिला उसके करीब आती गई और उसके मुंह से डरावनी हंसी की लहरें निकलने लगीं। इस तरह की हंसी डरावनी थी। यह एक बच्चे के रोने, एक औरत की चीख, एक आदमी की चीख और एक बूढ़े आदमी की कराह के समान था। जब वह महिला मंडप के पास आई तो अयान और रितिका दोनों के सिर में दर्द होने लगा, क्योंकि उन्होंने उस महिला का चेहरा देखा था। उस औरत का कोई चेहरा ही नहीं था। उसका चेहरा केवल सपाट था, केवल एक विशाल अर्धचंद्राकार मुंह, दरार की तरह। उनके मुंह के कोने उनके कानों तक ऊंचे उठे हुए थे। महिला ने अपना सिर झुकाया और अचानक मंडप की ओर एक भयानक चीख निकाली। झा। चीख सुनकर रितिका के कानों से खून बहने लगा और वह अयान के आलिंगन से बाहर कूद पड़ी। वह हतप्रभ होकर मंडप से बाहर चली गई। अयान को चक्कर आ रहा था, मानो अनगिनत कीड़े पागलों की तरह उसके दिमाग में घुस रहे हों। उसने रितिका को पकड़ लिया और धीमी आवाज में चिल्लाया, नौ पवित्रता ब्रह्मांड कला साधना तकनीक के प्रचलन से अयान को बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसने रितिका का ताबीज निकाला और उसके मुंह में ठूंस दिया। रितिका एक क्षण के लिए अचेत हो गई और अंततः उसकी आंखों में स्पष्टता लौट आई। इस समय सभी दिशाओं में प्रकाश के असंख्य बिंदु दिखाई देने लगे। प्रकाश के वे बिंदु मंडप की ओर बढ़ गए। प्रकाश का प्रत्येक बिंदु एक महिला थी जिसके हाथ में लालटेन थी। ये राक्षस बुरे हैं। अयान ने अपनी भौहें सिकुड़ी और उसके हाथ में पकड़ा विशाल कृपाण मंडप के बाहर की ओर तेजी से उछला। एक के बाद एक तीखे तलवारें निकलीं, जिससे एक चमकदार पंखा बन गया। बड़ी मात्रा में भूतों को काटा गया और धीरे धीरे उन्हें पुनः प्राप्त किया गया। लालटेन लिए हुए महिला की कमर पर भी वार किया गया था, लेकिन उसका ऊपरी शरीर धीरे धीरे जमीन पर रेंगता हुआ उसके निचले शरीर से लिपट गया और पुनः एक दूसरे से चिपक गया। तुम सचमुच नहीं मर सकते। अयान का दिल धड़क उठा। इन वस्तुओं की ताकत मोटे तौर पर एक साधारण 5वें स्तर के मूल रिटर्निंग रियल मार्शल कलाकार के बराबर थी। अयान के लिए 6ठे स्तर का ओरिजिन रिटर्निंग रियल मार्शल कलाकार देखने लायक नहीं था। हालांकि अयान के लिए अनडाइंग का मामला सबसे अधिक परेशानी वाला था। ये देखकर कि और अधिक महिलाएं निकट आ रही हैं, यदि वे मंडप को घेर लें और एक साथ चीखें निकालें तो यह वास्तव में परेशानी का सबब बन जाएगा। इसी समय अचानक आसमान में गरज के साथ बारिश होने लगी। भारी बारिश हुई और बारिश की बूंदें काली हो गईं। जमीन पर गिरने के बाद वे एक कर्कश ध्वनि के साथ जमीन पर गिरे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बारिश की बूंदें वास्तव में काले कीड़े थे। जब बारिश की बूंदें जमीन पर गिरीं तो वे तुरंत काले कीड़ों में बदल गईं और छटपटाने लगीं। वे ऊंचे ऊंचे ढेर लगाते गए और उनमें अधिक से अधिक कीड़े जमा होते गए। मंडप में पहले से ही बड़ी मात्रा में कीड़े घुस रहे थे। हालांकि जैसे ही ये कीड़े मंडप में घुसे, वे तुरंत काले धुएं में बदल गए और आकाश में तैरने लगे। अयानकी ने कहा, यहाँ तक कि मेरी बिजली की कृपाण की रोशनी भी उन्हें नहीं मार सकती, लेकिन मंडप से आने वाली रोशनी उन्हें मार सकती है। सही। उसने अपना माथा थपथपाया और कहा, मैं सचमुच मूर्ख हूँ। मेरी सूर्य देव तकनीक इन राक्षसों की बुरी आत्माओं के लिए बनाई गई थी। उन्होंने अपना बायां हाथ उठाया और लिटिल सन टेम्परिंग तकनीक का प्रयोग किया। सूर्य की एक पतली संकरी किरण उसके हाथ पर पड़ी और सूर्य की शक्ति खींचकर उस महिला की ओर सूर्य की धार को काट दिया, जो सबसे बड़ा खतरा बनी हुई थी। महिला को 2 हिस्सों में काट दिया गया था। सूर्य द्वारा निर्मित कृपाण प्रकाश से चकाचौंध करने वाली रोशनी निकल रही थी। महिला का शरीर टुकड़ों में कटा हुआ था। अचानक काला खून बाहर निकल आया। जैसे ही उसके शरीर के दोनों हिस्से जमीन पर गिरे, वह तुरंत ही जमीन पर एक काले रंग की आकृति में बदल गया।
कुछ नहीं, अयान ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। स्वर्गीय यांग दिव्य कला वास्तव में इन चीजों को मारने में सक्षम है। मेरे कहे हुए मास्टर, आपने फिर से मेरी जान बचाई। अब जबकि उसे रास्ता मिल गया था, अयान ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे सूर्य की बढ़ती शक्ति को सक्रिय करने के लिए पूर्ण सूर्य शमन तकनीक का उपयोग किया। फिर उन्होंने मंडप के बाहर सभी दिशाओं से भूतों का सामना किया और सूर्य कृपाण की किरणों को काट डाला। एक बार जब उन भूतों पर सूर्य की कृपाण जैसी रोशनी पड़ गई, तो कोई भी जीवित नहीं बचेगा। वे सब राख में बदल गए। वहां बहुत सारे भूत थे। अयान पूरे 9 मिनट तक कृपाण प्रकाश छोड़ता रहा, लेकिन वह सभी भूतों को मारने में सफल नहीं हो सका। हालांकि मंडप के बाहर ज्यादा भूत नहीं बचे थे। अयान ने अपनी युआन क्यूई को पुनः प्राप्त करने के लिए तुरंत स्वर्गीय गड़गड़ाहट को सक्रिय कर दिया। अपनी युआन क्यूई को पुनः प्राप्त करने के बाद वह बाहर निकला और शेष सभी भूतों और राक्षसों को मार डाला। मित्र, अच्छा कौशल। अचानक मंडप के ऊपर से एक मानवीय आवाज आई। अयान ने ऊपर देखा तो एक व्यक्ति काला लबादा पहने हुए मंडप के शीर्ष पर चुपचाप खड़ा था। अयान को अपनी ओर देखते देख वह व्यक्ति हल्के से जमीन पर गिर पड़ा। अयान ने फिर से देखा। इस व्यक्ति का पूरा शरीर भूत क्यूई की एक परत से घिरा हुआ था और उसका चेहरा काले क्यूई से ढका हुआ था, इसलिए वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था यह कोई व्यक्ति है या भूत। अयान ने अपनी कृपाण क्षैतिज रूप से उठाए और चिल्लाया। स्वाभाविक रूप से वह एक इंसान है। उस व्यक्ति ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और उसके शरीर पर लगी काली गैस तुरंत गायब हो गई तथा एक युवा व्यक्ति का रूप सामने आया। अयान ने राहत की सांस ली और भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, आप कौन हैं? ये भूत तुम पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? वह आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कौन हैं? आप इन भूतों को क्यों मार सकते हैं? ये सचमुच आंखें खोलने वाला है। इसे भूल जाओ, मैं पहले तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। चूंकि तुम यहाँ हो, तो तुम्हें नर्क के द्वार तोड़कर निकल जाना चाहिए था, है ना? वहां तैरते द्वीप पर कुछ गहन दाव तकनीकें हैं जिनका उपयोग इस नरक में आपके जीवन को बचाने के लिए किया जा सकता है। मैं उत्सुक हूं, यदि आपने गहन दाव तकनीक सीख ली है, तो आप इसका उपयोग भूतों और राक्षसों से बचने के लिए क्यों नहीं करते? यदि तुमने इसे नहीं सीखा है, तो तुम नरक के द्वार से कैसे गुजरे? स्वाभाविक रूप से मेरे अपने तरीके हैं। अयान को यह नहीं पता था कि सामने वाला पक्ष दुश्मन है या दोस्त, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया। वह व्यक्ति मुस्कुराया और अपना दाहिना हाथ बढ़ाते हुए बोला, विराज कुमार, फीनिक्स महाद्वीप और ब्लैक माउंटेन संप्रदाय के मार्शल अभ्यासी। विराज कुमार। अयान का दिल कांप उठा और उसने अवचेतन रूप से विराज कुमार और रितिका के बीच दृष्टि की रेखा को अवरुद्ध कर दिया। रितिका ने अपना मुंह बंद कर लिया और ताबीज मुंह में छिपा लिया। उसने जल्दी से हार को अपने मुंह में ठूंस लिया। विराज कुमार, ब्लैक माउंटेन संप्रदाय। क्या यह संभव है कि उसका कर्ण कुमार से कुछ संबंध हो? अयान जोखिम नहीं लेना चाहता था। उन्होंने कहा, अभी हम लोग घिरे हुए थे और तुमने हमारी कोई सहायता नहीं की। ऐसा लगता है कि हम दुश्मन नहीं हैं, लेकिन हम दोस्त भी नहीं हैं। बेहतर होगा कि हम अलग अलग रास्ते पर चलें। विराज कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जिन लोगों से मिलता हूं, वे हमेशा मेरे साथ दोस्ती करना चाहते हैं। आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे अपनी सद्भावना दिखाने से मना कर दिया। आप बहुत दिलचस्प युवक हैं। चलो एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। अयान वहां रुकना नहीं चाहता था, इसलिए वह पलटा और रितिका के साथ चला गया। विराज कुमार ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मित्र, क्या इस तरह चले जाना बहुत अपमानजनक नहीं है? अयान ने पलटकर नहीं फुसफुसाया, तावीज छुपा कर रखो। देखने से ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति की उम्र लगभग 18 या 19 वर्ष होगी। बहुत संभव है कि वह कर्ण कुमार का भाई हो। वह ओरिजिन रिटर्न के 7वें स्तर पर है, इसलिए उससे निपटना आसान नहीं है। रितिका ने अपना ताबीज निकाला और कहा, क्यों न हम उसके साथ दोस्ती कर लें और जब वह ध्यान न दे तो उसे मारने का अवसर ढूंढें। भविष्य में ये परेशानी बनी रहना भी एक समस्या है। बेहतर होगा कि जड़ों को ही खत्म कर दिया जाए। अयान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारे मन में ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं? हम पर उनका कर्ज है। उसके भाई ने हमें नाराज किया और हमने उसे मार डाला। लेकिन उसके भाई को हमसे कोई शिकायत या दुश्मनी नहीं है। वह अपनी इच्छा से हमें कैसे मार सकता है? रितिका ने अपने होठों को मोड़ते हुए कहा, ठीक है, आप समझदार हैं। आप एक महान नायक हैं और मैं एक छोटी सी महिला हूं जिसका दिल सांप और बिच्छू जैसा है। अयान को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। उसने कहा, ठीक है, गुस्सा मत हो। अगर हम भी लोगों को मार डालें, तो क्या हम विराज कुमार, अजय और अन्य लोगों के समान पक्ष में नहीं होंगे? हालांकि मैं, अयान, कोई हीरो नहीं हूं, लेकिन मैं ये बात स्वीकार करता हूं कि मैं सीधा बैठा रहता हूं। मैं कभी भी दुष्ट खलनायक नहीं बनूंगा। तुमने अपना तरीका बदल दिया और मुझे दुष्ट कह दिया। गुस्से से रितिका के गाल फूल गए और उसने अयान की कमर पर चुटकी काट ली। कच, अया, ये टूट गया है। रितिका ने अपना दाहिना हाथ उठाया।
हे भगवान, मैं वास्तव में अपना जीवन चाहता हूँ। अयान ने अपनी कनपटियां रगड़ी, उसे लगा कि यह औरत समझ से परे है। फूंक मारना। रितिका ने अपनी टूटी हुई उंगली अयान के मुंह के पास रख दी। ट्यूब उड़ाने का क्या उपयोग है? अयान ने दुखी होकर उसका हाथ पकड़ लिया, अपनी उंगली वापस अपनी जगह पर रख दी और उस पर थोड़ी सी आघात दवा लगा दी। जब वह बोल रहा था तो अचानक धरती हिल गई। तो क्या हुआ? अयान ने अपनी बड़ी कृपाण निकाली और उस दिशा में देखा जिधर से आवाज आ रही थी। ये देखकर अयान और रितिका दोनों दंग रह गए। दूर रात्रि के आकाश में 100 मीटर से अधिक लंबा एक विशालकाय प्राणी 50 मीटर से अधिक लंबी लोहे की छड़ लेकर जमीन पर गड़गड़ा रहा था। उस विशालकाय प्राणी के 2 सिर थे, जिनमें से प्रत्येक पर एक जोड़ी घुमावदार सींग थे। एक सिर पर केवल एक लाल आंख थी और दूसरे पर एक नीली आंख थी। वह चीज बहुत बड़ी है, रितिका ने अपनी लार निगल ली। 100 मीटर ऊंची विशालकाय मूर्ति किस प्रकार की अवधारणा थी? उसका एक पैर का अंगूठा मनुष्य के पैर से भी अधिक लंबा था। हम इस बात को भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकते। इसे भड़काना सर्वोत्तम नहीं है। इसके चारों ओर घूमने की कोशिश करो। अयान ने रितिका को अपने पीछे पकड़ रखा था और उस विशालकाय व्यक्ति को सतर्कता से देख रहा था। सौभाग्यवश विशालकाय व्यक्ति ने अपने आसपास की चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह यहाँ बहुत अजेय था। उसने ये भी नहीं देखा कि आसपास कोई छोटा इंसान भी है या नहीं। वह बस लोहे की छड़ उठाकर भाग गया। हम बहुत दूर हैं, चल दर। अयान ने रितिका को पकड़ लिया और तुरंत पश्चिम की ओर भाग गया। दानव सागर के मूल स्पेसटाइम क्षेत्र का प्रवेश द्वार पश्चिम में स्थित था। जब तक दिशा गलत नहीं थी, वे आमतौर पर अंत तक पहुंच सकते थे। अयान की ज्यादा तेज भागने की हिम्मत नहीं हुई। वह जितनी तेजी से भागता उतनी ही अधिक युआन क्यूई का उपयोग करता। वह जितना अधिक युआन क्यूई उतार चढ़ाव का उपयोग करता, राक्षसों को आकर्षित करना उतना ही आसान होता। आधे दिन तक चलने के बाद उनके सामने एक बड़ा मंडप दिखाई दिया। दूर से देखने पर मंडप का व्यास लगभग 50 मीटर तक पहुंच सकता था, जो कि अयान और अन्य लोगों द्वारा पहले देखे गए मंडप से कहीं अधिक बड़ा था। अंदर बहुत से लोग हैं। रितिका ने मंडप की ओर इशारा किया। वे दोनों पवेलियन से 50 मीटर दूर रुक गए। मंडप के अंदर 2-2 या 3-3 के समूह में बैठे लोगों का एक बड़ा समूह था। ऐसा नहीं लगता कि वे एक ही गुट से आए हैं। हो सकता है कि उन्होंने अस्थायी तौर पर गठबंधन बना लिया हो। अयान ने उनकी ओर तीखी नज़र से देखा। वे सभी लोग अलग अलग रंग के कपड़े पहने हुए थे। वे एक ही संप्रदाय, एक ही महाद्वीप या यहाँ तक कि अलग अलग युगों से नहीं आए थे। क्या हम वहाँ जाकर देखें? वहाँ बहुत से लोग हैं और बहुत ताकत है, रितिका ने कहा। जैसे ही अयान हिचकिचा रहा था, मंडप में कोई अचानक खड़ा हो गया और चिल्लाया, क्या वह मेरा छोटा भाई अयान है जो पूर्व दिशा में खड़ा है? आप मुझे जानते हैं? अयान एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। उसने उस व्यक्ति की ओर देखा और तुरंत खुश हो गया। उन्होंने कहा, ये हमारे सूर्य चंद्र संप्रदाय के लोग हैं। रितिका, जल्दी से मेरे पीछे आओ। वे दोनों दौड़कर मंडप में पहुंचे। मंडप में 3 लोग खड़े हो गए। वे 2 पुरुष और एक महिला थे। उनके युआन क्यूई उतार चढ़ाव की विशेषताओं को देखते हुए, ये 3 लोग विशाल स्वर की शुद्ध युआन तकनीक की साधना कर रहे थे। मुझे लगता है कि मैंने गलत व्यक्ति को पहचान लिया। एक लंबा और राजसी संप्रदाय के व्यक्ति ने अपनी नाक रगड़ते हुए कहा, दूर से देखने पर आपकी रूपरेखा मेरे छोटे भाई अयान से बहुत मिलती जुलती लगती है। जब आप करीब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका रूप अलग है। आप गलत नहीं हैं, मैं अयान हूँ। मैंने बस अपने चेहरे में कुछ बदलाव किए हैं। अयान मुस्कुराया और बोला, मैं सोच रहा हूँ कि इस वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई को कैसे संबोधित करूँ। ये सचमुच जूनियर भाई अयान है। वे तीनों बहुत खुश थे। लंबे सूर्य चंद्र संप्रदाय के शिष्य ने कहा, मेरा नाम अंशु है। उसने एक अन्य गोल चेहरे वाले आदमी और बत्तख चेहरे वाली महिला की ओर इशारा किया। यह अजीत और अदिति हैं। हम तीनों तीसरे चरण तलवार संप्रदाय अकादमी से हैं। शब्दों की दृष्टि से आपको हमें वरिष्ठ भाई और वरिष्ठ बहन कहना चाहिए। हमने 12 संप्रदाय संयुक्त परीक्षा में आपकी लड़ाई देखी है। मुझे आपसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। कैसा संयोग है। ये तीनों लोग मूल वापसी क्षेत्र के 7वें स्तर पर थे और उनकी ताकतें साधारण नहीं थीं। अयान भी बहुत खुश हुआ और जल्दी से तीनों को अलग अलग बधाई दी। इस समय मंडप में बैठे कुछ अन्य लोग जमीन पर बैठ गए और अपना सिर उठाकर अयान की ओर देखने लगे। उनमें से कुछ तो बिना पलकें उठाए बस अपनी बाहों के बल लेटे रहते हैं। और इसका क्या? अंशु ने रितिका की ओर इशारा करके पूछा। रितिका की पहचान काफी खास थी। अयान अपनी पृष्ठभूमि बताने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा, ओह, यह मेरी एक अच्छी दोस्त रुचिका है। सूर्य चंद्र संप्रदाय के कई शिष्यों ने पहले भी रितिका को देखा था। सौभाग्य से उन तीनों ने उसे पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने रितिका का अभिवादन किया। बड़े भाई अंशु, आप कब आए? मैं आपसे क्यों नहीं मिला?
अयान जब अपने साथी शिष्यों से मिला तो वह स्वाभाविक रूप से बेहद खुश हुआ। अंशु ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे ही शैतान सागर खुला, हम अंदर आ गए। अयान ने एक क्षण सोचा और उसे समझ में आ गया कि जब वह शैतान सागर में प्रवेश कर रहा था तो वह लगभग एक दिन देरी से पहुंचा था। अंत में वह एक और दिन के लिए शैतान सागर हॉल में फंस गया। ये प्रवेश पाने वाले पहले बैच के लोगों की तुलना में लगभग 2 दिन बाद था। अगर आप आ सकें तो बहुत अच्छा होगा। अंशु ने अयान की बांह पकड़ ली और अयान का दाहिना हाथ ऊपर उठाया। दोस्तों, आओ मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। यह अयान है, जो हमारे सूर्य चंद्र संप्रदाय के सूर्य शिखर और एवी शिखर गुरु का प्रत्यक्ष शिष्य है। वह सूर्य देव तकनीक जानता है। उसके यहाँ आने से राक्षसों को मारने में हमारी दक्षता में बहुत सुधार होगा। ये सुनकर अयान की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने मन ही मन सोचा कि यह वरिष्ठ भाई बहुत लापरवाह है। वह ऐसी बात कैसे कह सकता है। परिणामस्वरूप अंशु की बातों ने सबका ध्यान आकर्षित किया। उन बलों के सभी लोग खड़े हो गए और पहली बार अयान की गंभीरता से जांच करने लगे। सूर्य देव तकनीक। बाईं ओर के 4 लोगों में से एक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या आप सचमुच सूर्य देव तकनीक जानते हैं? ओह, मुझे अपना परिचय देने दो। मेरा नाम नील है। मैं आदि अराजकता संप्रदाय से हूँ। मैं मूल वापसी संप्रदाय के 7वें स्तर पर हूँ। ओह, तो यह आदि अराजकता संप्रदाय के वरिष्ठ भाई हैं। अयान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मैं निचले लाल छाया महाद्वीप, एजोर अंडरवर्ल्ड संप्रदाय और ऋतिक से हूँ। ये चारों लोग एजोर अंडरवर्ल्ड संप्रदाय के मेरे साथी शिष्य हैं। लोगों के एक अन्य समूह ने अपना परिचय दिया। एजोर अंडरवर्ल्ड संप्रदाय के वरिष्ठ भाई। अयान ने अपनी मुट्ठियां बांध लीं और एक दूसरे को फिर से पहचान लिया। इसके अतिरिक्त 5 ऐसे समूह भी थे जिन्होंने अपना परिचय नहीं दिया। इन लोगों में 2 समूह ऐसे थे जो पश्चिमी क्षेत्रों के लोगों की तरह कपड़े पहने हुए थे। वे भी वॉटमैन युग से होने चाहिए। अन्य 3 टीमें स्पष्टतः 80,000 वर्ष पूर्व पुरातन युग की थीं। ये दोनों दोस्तों के समूह भी वॉटमैन युग से हैं। जैसी कि उम्मीद थी, अंशु ने अयान का परिचय कराया और लोगों के 2 समूहों की ओर इशारा किया। एक पश्चिमी क्षेत्र के फूलों से है और दूसरा पश्चिमी क्षेत्र के रक्त भेड़िया से है। फूल, झरने, अयान की पुतलियां सिकुड़ गईं। इन 2 समूहों के लोगों की उत्पत्ति अविश्वसनीय थी। पुष्प छाया एक प्रसिद्ध हत्यारा संगठन था और यह पिरामिड के शीर्ष पर भी मौजूद था। ये काल भेदिया छाया से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। पुष्प छाया का हर हत्यारा अद्वितीय प्रतिभाशाली था। मैंने सुना है कि ये हत्यारे बिना किसी सुराग के आते और चले जाते थे और एक ही क्षेत्र के 17 या 18 मार्शल कलाकारों को मारना खेल खेलने जैसा था। जहां तक रक्त भेड़िया की बात है तो यह एक शीर्ष दस्यु संगठन था, सर्वश्रेष्ठ में से एक। उनकी शक्ति कुकर लाल शेर से पूरी तरह अतुलनीय थी। जहां तक रक्त भेदिया के युद्ध अभ्यासियों का प्रश्न है, वे सभी अत्यंत शक्तिशाली थे। ऐसा कहा जाता था कि उनमें से कोई भी प्रथम श्रेणी के संप्रदाय के 3 से 5 शिष्यों को आसानी से चुनौती दे सकता था। अयान को यह समझ में नहीं आया कि उसके संप्रदाय के वरिष्ठ भाई बहन इन 2 कुख्यात और खतरनाक अंधेरी ताकतों के साथ क्यों मिल गए थे। जाहिर है, अंशु ने भी अयान के विचारों को समझ लिया और समझाया, यहाँ हर जगह खतरे हैं। हमारे पास अस्थायी रूप से गठबंधन बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अयान, हो सकता है कि तुम्हें इस बारे में ज्यादा स्पष्ट जानकारी न हो। इस स्पेस-टाइम क्षेत्र में भूतों के शरीर में उनकी अपनी साधना तकनीकें और मार्शल कौशल छिपे हुए हैं। हमने पहले ही यहाँ 16 5 फूल भूतों को मार डाला है और हमने मध्य श्रेणी का स्थानीय मार्शल कौशल भी प्राप्त कर लिया है। 5 फूल। अयान का दिल धड़क उठा। पृथ्वी ग्रेड इंटरमीडिएट ग्रेड मार्शल कौशल बहुत दुर्लभ था। उसने उन्हें ऊपरी मंजिल पर पाया था। यद्यपि उनका स्तर काफी ऊंचा था, लेकिन वे सभी जादुई तकनीकें थीं, मार्शल कौशल नहीं। हालांकि 5 फूल क्या थे? अंशु ने कहा, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? यहाँ के भूतों की आंखों में पंखुड़ियां हैं। जितनी अधिक पंखुड़ियां होंगी, भूत उतने ही अधिक शक्तिशाली होंगे। इसीलिए, अयान ने सिर हिलाया। क्या आपने काफी कुछ कह दिया? इस समय एक पुष्प छाया हत्यारा खड़ा हुआ और ठंडे स्वर में बोला, अगर तुम्हारा काम हो गया है, तो बाहर जाकर लड़ो। समय बर्बाद मत करो। पुष्प छाया हत्यारे के अमित्र स्वर से ये देखा जा सकता था कि इस अस्थायी गठबंधन में सूर्य चंद्र संप्रदाय के मार्शल चिकित्सकों की स्थिति अभी भी बहुत कम थी। सूर्य चंद्र संप्रदाय स्वयं 8 महान संप्रदायों में सबसे नीचे था, विशेष रूप से पुष्प और रक्त भेदियों के लोग, जो प्रथम श्रेणी के संप्रदायों को अपनी नजरों में नहीं रखते थे। इसके अलावा, अयान ने देखा कि इस मंडप में मार्शल कलाकार आमतौर पर मूल रिटर्न के 7वें स्तर पर थे और क्षेत्रों में अंतर बहुत छोटा था। पुष्प छाया के हत्यारे ने एक ढीला काला लबादा पहना हुआ था और अपनी टोपी की परछाई से अयान को 2 तीखी आंखों से देख रहा था। अचानक हत्यारा मौके से गायब हो गया। जब वह दोबारा आया तो उसने पहले ही अयान के कंधे को अपने हाथ से पकड़ लिया था और उसे जोर से चुटकी काट ली थी। अयान का दिल धड़क उठा और हत्यारा फिर गायब हो गया। वह अयान के बाईं ओर आया और उसके दूसरे कंधे को पकड़ लिया।
इससे पहले कि अयान कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, हत्यारा अयान के पास से गायब हो चुका था। उसने अयान के कंधों, कनपटियों, कलाइयों और पेट में आध्यात्मिक सागर को चुटकी से दबाया। जब तक अयान ने एक कदम पीछे लिया, तब तक पुष्प छाया का हत्यारा अपनी मूल स्थिति में वापस आ चुका था और चुपचाप खड़ा था, जैसे कि वह कभी हिला ही न हो। इतनी तेजी, अयान का दिल बैठ गया। शारीरिक फिटनेस और मार्शल दाव ताकत के मामले में बुरा नहीं है। हाँ, यह उपयोगी है। पुष्प छाया के हत्यारे ने अयान का ऐसा मूल्यांकन बर्फीले स्वर में किया। हालांकि हत्यारे की हरकतों से अयान को बहुत असहज महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था मानो वह तस्करी किया गया कोई पशु हो जिसकी किसी ने अचानक जांच कर दी हो। पुष्प छाया हत्यारे ने अंशु से कहा, तुम तीनों मूल रूप से कचरा थे, लेकिन अब तुम केक का एक टुकड़ा साझा करने के लिए दो कचरे को लाना चाहते हो। फिर भी अपने छोटे भाई की ताकत को देखते हुए उसे अपने पीछे आने दो। अंशु, मुझे इसकी परवाह नहीं कि यह बच्चा अयान है या सुपर अयान, हम उसकी रक्षा नहीं करेंगे। एक मजबूत आदमी उसे अपने कंधों पर उठाकर बाहर आया और बोला, अंशु, मुझे परवाह नहीं कि यह बच्चा अयान है या सुपर अयान। तुम खुद ही इसका ख्याल रखना। अगर वह हमें वापस खींचेगा तो मैं उसे मारने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। अयान पहले से ही बहुत दुखी था जब फूलों के हत्यारे ने उसकी इस तरह जांच की। अब जब उसने इस बलवान आदमी को इस तरह बोलते सुना, तो उसने व्यंग्य करते हुए कहा, मुझे मार डालोगे? हाहा, इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। मुझे डर है कि आपको सूची में स्थान नहीं मिलेगा। अरे अयान, जल्दबाजी मत करो। अंशु ने जल्दी से अयान को रोका, उसे डर था कि अयान उन लोगों को नाराज कर देगा। अयान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, वरिष्ठ भाई, ये लोग हमें गंभीरता से नहीं लेते। हमें उनका अनुसरण क्यों करना चाहिए? हमें इतना सस्ता क्यों होना पड़ता है? समग्र स्थिति सबसे महत्वपूर्ण है, समग्र स्थिति सबसे महत्वपूर्ण है। अंशु ने कड़वी मुस्कान के साथ आह भरी। ये सही है अयान, हम यहाँ लड़ने के लिए नहीं हैं। हम यहाँ अच्छे मार्शल कौशल प्राप्त करने के लिए हैं। सूर्य चंद्र संप्रदाय की वरिष्ठ बहन अदिति भी उन्हें मनाने आई। अयान अन्य लोगों के चेहरों को तो नहीं देख सकता था, लेकिन वह अपने बड़े भाई और बड़ी बहन को देखने से खुद को रोक नहीं पाया। थर्ड ग्रेड अकादमी के वरिष्ठ भाइयों ने जब वे सन मून सेक्ट में थे, तब अयान की अच्छी देखभाल की थी। ठीक है, अयान ने गुस्से से कहा, सब कुछ वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई और वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन पर निर्भर है। बहस खत्म हो गई। एक पुरातन युग के योद्धा ने विशाल तलवार को अपने कंधे पर रखा और आलस्य से कहा, चलो झगड़ा खत्म करने के लिए चलें। मैंने पहले ही एक 5 फूल भूत को चिन्हित कर दिया है। अब जल्दी करो और दौड़कर आओ। तुम्हें याद न दिलाने के लिए मुझे दोष मत दो। आप जितना संभव हो सके हमारे साथ बने रह सकते हैं। यदि आप पीछे रह गए तो हम इंतजार नहीं करेंगे। ऐसा कहने के बाद पुरातन युग के मार्शल कलाकारों की दोनों टीमें गर्व से मुस्कुराईं। फिर वे प्रकाश की लकीरों में बदल गए और रात के आकाश के नीचे तेजी से दूर चले गए। वे पुरातन युग के मार्शल कलाकार बहुत तेज थे। यद्यपि वे उड़ नहीं सकते थे, परंतु जिस गति से वे अपने पैरों से दौड़ सकते थे वह भी आश्चर्यजनक था। पलक झपकते ही वे गायब हो गए। जीवन और मृत्यु स्वर्ग में हैं। यदि आप अनुसरण करना चाहते हैं तो ये भी आपकी अपनी पसंद है। अगर तुम मर भी जाओ तो भी तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। पुष्प छाया के कुछ हत्यारे मौके पर ही गायब हो गए। रक्त भेड़िया, एक बलवान आदमी दहाड़ा। अन्य मजबूत आदमी एक स्वर में चिल्लाए, अपने घोड़े पर सवार हो जाओ और अपना चाबुक उठाओ। ऐसा कहकर कई बलवान आदमी एक साथ खड़े हो गए। उनकी युआन क्यू अचानक फूट पड़ी और एक धमाके के साथ वे पांचों एक विशाल सरपट दौड़ने वाले घोड़े में बदल गए। इस तरह की मूवमेंट तकनीक काफी दिलचस्प है। इसे कुछ लोगों की ताकत के साथ जोड़कर एक साथ रखा जा सकता है। रितिका मुस्कुराई। अयान, चलो जल्दी से चलें। हमें फेंका नहीं जाना चाहिए, अन्यथा युद्ध की लूट को बांटने की बारी हमारी नहीं होगी। अंशु के ये कहते ही वह तुरंत दूर भाग गया। चलो चलें और देखें कि उनके पास क्या तरकीबें हैं। अयान ने रितिका को गले लगाया और दौड़ने वाली टीम में शामिल हो गया। विशाल भूमि पर आगे और पीछे की टीमें पूरी गति से दौड़ रही थीं। सभी ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया और अपनी गति को यथासंभव तेज करने का भरसक प्रयास किया। अयान की शारीरिक फिटनेस बहुत अच्छी थी और उसकी युआन क्यूई भी बहुत मजबूत थी। इस तरह की लंबी दूरी की दौड़ में वह धीरे धीरे दूसरों से आगे निकल गया। शुरुआत में उसने अंशु को पीछे छोड़ दिया और फिर उसने प्रिमोडियल कैस संप्रदाय और एजियोर अंडरवर्ल्ड संप्रदाय के लोगों को पीछे छोड़ दिया। यहां तक कि उनके सामने रक्त भेड़िया योद्धाओं द्वारा संघनित चमकते घोड़ों को भी अयान लगातार अपनी ओर खींच रहा था। आदि अराजकता संप्रदाय और नीला अधोलोक संप्रदाय के योद्धा अचंभित रह गए जब उन्होंने कहा, यह अयान बहुत तेज है। लेकिन बहुत जल्दी ही उनके आगे वाला समूह रुक गया। अयान ने भी अपनी गति धीमी कर ली और पाया कि सभी लोग एक शांत नदी के किनारे रुक गए थे। यह एक काली नदी थी जो लगभग 50 मीटर चौड़ी थी। आश्चर्य की बात यह थी कि नदी के तल में नदी का पानी नहीं था।
इसके बजाय यह एक शांत काली धुंध थी जो दूर चली गई। पहली नज़र में अंदर काली धुंध जम गई थी, बिल्कुल काले पानी की तरह। ऐसी अजीब नदी ने अयान और रितिका को अवाक कर दिया। नदी के दूसरी ओर फूलों का एक अजीब समुद्र खिल गया। उन छोटे फूलों की पंखुड़ियां फ्लोरोसेंट थीं और फूल और पत्तियां हल्के भूरे रंग की धुंध से बनी थीं। फूलों का दोस्त, एक 80,000 साल पुराने पुरातन युग के मार्शल कलाकार ने कहा, पुराने नियम, आप लोग परमिता फूल ले आओ। हम आपको सहयोग देने के लिए जिम्मेदार होंगे। इसके साथ ही पुष्प छाया नामक हत्यारा एक परछाई में बदल गया और तेजी से नदी के उस पार कूद गया। लेकिन जब वह हवा में था तो धुंध की नदी से अचानक 10 मीटर लंबी भुजा बाहर निकली। उसकी बांह के ऊपरी हिस्से के पंजे भूत के पंजे जैसे थे, जो पुष्प छाया हत्यारे पर भयंकर रूप से हमला कर रहे थे। ये भूतिया हाथ अत्यंत तेज और सटीक था, जिसने एक क्षण में ही हत्यारे के टखने को पकड़ लिया। आक्रमण करना। पुरातन युग के कई मार्शल कलाकारों ने एक साथ हमला किया। उन्होंने तेज ब्लेड और तलवार की रोशनी छोड़ी, जिससे भूत का हाथ टूट गया। हत्यारा अपनी आज़ादी में वापस लौटा, टूटे हुए भूत के हाथ पर थपथपाया और दूसरी ओर उड़ता चला गया। हालांकि इस समय और अधिक भूतहा हाथ दिखाई दिए। वे भूतहा हाथ अनगिनत थे, मानो नदी में अनगिनत मरे हुए लोग दफनाए गए हों। काले हाथ पानी से बाहर निकले और पागलों की तरह हत्यारे के टखने को पकड़ लिया। हत्यारा नदी से आधी दूरी पार करने में कामयाब रहा, लेकिन उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी करो और हमला करो, पुष्प छाया हत्यारा ने रुखाई से कहा। पुरातन युग के मार्शल कलाकारों ने एक बार फिर उन भूतिया हाथों को काटने के लिए तलवार और कृपाण की रोशनी छोड़ी। हालांकि उन भूतिया हाथों को तोड़ा जा सकता था, लेकिन फिर भी उन्हें तुरंत बहाल किया जा सकता था। ये कैसे हो सकता है? एक पुरातन युग मार्शल कलाकार हैरान रह गया। इस बार पहले की तुलना में अधिक भूतहा हाथ निकल रहे हैं। बूम! जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, नदी का पूरा जलस्तर ऊपर की ओर उछल पड़ा। घूमते कोहरे के बीच एक विशालकाय भूत का हाथ, जो 10 मीटर लंबा और लगभग 5 मीटर मोटा था, तेजी से ऊपर की ओर बढ़ा। अरे यार, यह क्या है? कई पुरातन युग के मार्शल कलाकार हैरान रह गए। ये भूतहा हाथ पिछले भूतहा हाथों से कहीं अधिक बड़ा और शक्तिशाली था। भूतहा हाथ को ढकने वाली घनी भूतहा आभा से नदी के किनारे मौजूद मार्शल कलाकारों को चक्कर आने लगा और उनके कान भनभनाने लगे। पुष्प छाया हत्यारे की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने कहा, मेरा जीवन समाप्त हो गया है। इस समय अचानक एक छाया नदी के ऊपर उभरी, उसके बाद आकाश से सूर्य की तेज किरण उतरी। दिन की रोशनी सीधे विशाल भूत के हाथ पर पड़ी। भूत का हाथ अचानक ऐंठ गया और तुरंत अनगिनत टुकड़ों में बदल गया। हाँ, सूर्य देव तकनीक, वह मेरा छोटा भाई अयान है। अंशु और अन्य लोग खुशी से झूम उठे। इस बार अयान ने सूर्य चंद्र संप्रदाय के लिए पर्याप्त प्रतिष्ठा अर्जित कर ली थी। अयान ने पुष्प छाया हत्यारे की बांह खींची और तेज धूप में वह सफलतापूर्वक नदी के दूसरी ओर कूद गया। पुष्प छाया का हत्यारा अभी अभी मौत से उबर कर आया था और उसका चेहरा अभी भी थोड़ा पीला था। उसने अयान की ओर देखा तो पाया कि अयान के चेहरे पर उदासीनता थी। अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है तो ऐसा खतरनाक काम मत करो। अयान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हें इस बार तो बचा सकता हूं, लेकिन अगली बार नहीं। ये शब्द पवेलियन में मौजूद लोगों की अयान के प्रति घृणा की खिल्ली उड़ा रहे थे, जैसे किसी हत्यारे के मुंह पर तमाचा हो। हत्यारा अयान से कुछ विनम्रतापूर्वक कहने वाला था, लेकिन जब उसने अयान को ये कहते सुना तो उसने ठंडी आवाज में कहा, कौन चाहता है कि तुम दूसरे लोगों के मामलों में दखल दो? अयान तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया, कठोर। हत्यारे ने 40 छोटी चीनी मिट्टी की बोतलें निकालीं और बोतल में डालने से पहले परमिता फूल की पंखुड़ियों को हाथ से कुचलकर फास्फो पाउडर बना दिया। इस समय नदी के दूसरी ओर अन्य शक्तियों के मार्शल चिकित्सक एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे और हर किसी की नजर अयान पर पड़ी। इस बच्चे की खेती की तकनीक बहुत अजीब है। ऐसा लगता है कि अंशु झूठ नहीं बोल रहा है। वह सचमुच हमारी मदद कर सकता है। ची, यद्यपि उसकी साधना तकनीक खराब नहीं है, फिर भी हम परमिता पुष्प के पराग प्राप्त करने के बाद भूतों को मार सकते हैं। इस समय पुष्प छाया हत्यारे ने पहले से ही सभी चीनी मिट्टी की बोतलों को पराग से भर दिया था और कहा, वापस जाओ। वे दोनों पीछे मुड़े। नदी पहले से ही उबल रही थी। नदी की पूरी सतह काली भुजाओं से ढकी हुई थी, जो एक दूसरे से उलझी हुई थी, मानो पूरी नदी इन्हीं भुजाओं से बनी हो। इस बार पुष्प छाया का हत्यारा अब डर नहीं रहा था। उसने फ्लोरोसेंट पराग से सने अपने पैरों से फूलों पर कदम रखा और फिर नदी के उस पार छलांग लगा दी। हत्यारे के टखने को पकड़ने के लिए फिर से बड़ी संख्या में भूतहा हाथ आगे बढ़े। हत्यारे ने ठंडी सांस ली और उसके पैर कैंची की तरह तेजी से घूमने लगे। उसके भयंकर पैरों ने भूत के हाथों को राख में बदल दिया था। तो पराग का इतना चमत्कारी प्रभाव होता है। अयान विचारशील था। हत्यारा नदी के दूसरी ओर भाग गया और उसने अयान का इंतजार करने की योजना नहीं बनाई। अयान मुस्कुराया।
उन्होंने सूर्य की रोशनी की एक किरण खींची और नदी को बलपूर्वक पार करने के लिए एक अधिक शक्तिशाली तरीका अपनाया। दिन के उजाले में तीव्र बमबारी के कारण उन भूतिया हाथों में अयान तक पहुंचने की क्षमता भी नहीं थी, क्योंकि वे दिन के उजाले में बिखर गए थे। अच्छा भाई, कैसे हो? रितिका ने गर्व से अयान की बांह पकड़ ली और मन ही मन सोचा, मैं तुम्हें मुझे कमतर आंकने दूंगी। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि मेरा भाई अयान कितना अद्भुत है। ये ठीक है, अयान मुस्कुराया। पुष्प छाया हत्यारे ने चीनी मिट्टी की बोतलें सभी को सौंप दीं। इसमें 6 टीमें वर्तमान युग से और 3 टीमें पुरातन युग से थीं। चूंकि कुछ टीमों में अलग अलग सदस्य थे, इसलिए कुल 32 लोग ही थे। पुष्प छाया हत्यारे ने कहा, थोड़ी मात्रा में पराग लो और इसे अपने हथियार पर लगाओ। इससे भूतों और राक्षसों को घातक क्षति हो सकती है, लेकिन इसका प्रयोग सावधानी से करें। हर बार जब आप हथियार का उपयोग करेंगे, तो आप पराग का एक हिस्सा खा लेंगे। रितिका ने कहा, अधिक पराग लेना ठीक है। इतना पैसा क्यों बचाएं? फूल योद्धा ने व्यंग्यपूर्वक कहा, क्या आपको लगता है कि हमने इसकी उम्मीद नहीं की थी? हालांकि एक बार जब पराग फूल की पंखुड़ियों को छोड़ देता है, तो यह 1 घंटे के बाद गायब हो जाएगा। चाहे आप कितना भी ले लें, ये बर्बाद ही होगा। चल दर। ऐसा कहने के बाद फ्लावरिंग मार्शल कल्टीवेटर ने नेतृत्व संभाला और बाहर निकल गया। इसके बाद सभी लोग लंबी दूरी तक दौड़ने लगे। इस बार अयान अंशु का पीछा कर रहा था। हालांकि अंशु ओरिजिन रिटर्न के 7वें स्तर पर था, फिर भी वह 9 शुद्धता ब्रह्मांड कौशल पर नहीं था। तुलनात्मक रूप से वह अन्य मार्शल कलाकारों से वास्तव में हीन था। अंशु के चेहरे की देखभाल करने के लिए अयान स्वाभाविक रूप से यह नहीं कहेगा कि वह उसकी रक्षा करना चाहता है। रुको, हम यहाँ हैं। उनके सामने एक पुरातन युग के मार्शल कलाकार ने अपना दाहिना हाथ उठाकर सभी को रुकने का संकेत दिया। मार्शल कलाकार ने एक 8 गपशप वाला कंपास निकाला और उस पर लगे सूचक को देखा। वरिष्ठ भाई विराज कुमार ने 5 फूल भूत पर कई निशान छोड़े। 2 मील दूर एक 5 फूलों वाला भूत है। चलो, करीब चलें। सांपों को डराओ मत। उस बच्चे का नाम अयान है। मार्शल आर्टिस्ट ने अयान को देखा और कहा, आपकी साधना तकनीक काफी विशेष है। बाद में जब आप लड़ें तो आलसी मत बनो, अन्यथा मैं तुम्हें टीम से बाहर निकाल दूंगा और तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्या आप इसी तरह मदद की भीख मांगते हैं? अयान ने उसके कंधों को पकड़ लिया और उदासीनता से कहा। मार्शल आर्टिस्ट अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अयान को घूरते हुए कहा, सभी लोग मेरे आदेश का पालन करें। किसी को भी पहले से हमला करने की जरूरत नहीं है। यदि तुम भूत को डराकर भगा देते हो, तो उसके प्रति अशिष्टता के लिए मुझे दोष मत देना। प्रणाम करो। आगे। सभी मार्शल कलाकार जमीन पर लेट गए और अपने शरीर को हाथों से सहारा देते हुए चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। रितिका अयान की पीठ पर लेट गई। मुरझाई हुई घास घनी थी, लगभग आधा मीटर ऊंची थी और प्रतिभाशाली लोगों की भीड़ तेजी से आगे बढ़ रही थी। उनमें से प्रत्येक में लड़ने की तीव्र भावना थी, लेकिन वे अभी भी घबराए हुए थे। एक मजबूत आदमी झुका और अयान के कान में फुसफुसाया, इस औरत के पास मार्शल आर्ट का कोई क्षेत्र नहीं है। तुम उसे किस लिए ला रहे हो? जल्दी से उसे पीछे छोड़ दो। अब निर्णय लेने की बारी आपकी नहीं है। मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा, अयान ने कहा। बलवान व्यक्ति ठंडी हंसी हंसा, तब तो मैंने मान लिया कि अगर उसे लाभ भी मिल जाए तो भी वह कुछ नहीं कर पाएगी। शश। अचानक बाईं ओर से जोरदार हूटिंग की आवाजें आने लगीं। सभी ने झाड़ियों के पास देखा और एक अजीब पेड़ पर एक आकृति खड़ी देखी। पेड़ ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूत अपने दांतों से उसे जकड़ रहा हो, मानो 2 बड़े पंजे एक दूसरे में उलझे हुए हों और एक दूसरे से उलझकर बाहर निकल रहे हों। जहां तक पेड़ की चोटी पर भूत की छाया का सवाल है, वह चांदनी रात में चुपचाप खड़ी थी। अयान ने ध्यान से देखा। यह आकृति 3 मीटर ऊंची थी। उसका पूरा शरीर एक काले खोल से ढका हुआ था, जो दर्पण की तरह चमक रहा था। उस चीज की दोनों कोहनियों पर एक तीखी काली हड्डी पीछे की ओर फैली हुई थी और हड्डी के बाहर एक ब्लेड था। इस चीज के शरीर पर रेखाएं बेहद चिकनी थीं, मानो ये गति के लिए ही पैदा हुई हो। उसके शरीर का हर हिस्सा हवा के प्रतिरोध से पूरी तरह बच सकता था। इतना ही, पुरातन युग के योद्धा, जो आदेश दे रहे थे, ने अपना सिर हिलाया और धीरे से अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। सब लोग फैल जाओ और मुझे चारों दिशाओं से घेर लो। जैसे ही मेरा हाथ नीचे होगा, हम तुरंत हमला कर देंगे। इसमें कोई गलती नहीं है। ये सुनकर सभी लोग तुरंत तितर-बितर हो गए। अयान भी रितिका को अपनी पीठ पर उठाकर जाना चाहता था, लेकिन उसे पुरातन युग के मार्शल कलाकार ने पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, तुम मेरे पीछे आओ। पुरातन युग के मार्शल आर्टिस्ट ने अयान से कहा, मेरा नाम अक्षय ठाकुर है। आप मेरा चेहरा साफ देख सकते हैं। लड़ाई के दौरान किसी पर ध्यान मत दो, बस मेरी आज्ञा सुनो। याद रखो, मेरे आदेशों को मानना ही सबका उद्धार है। अक्षय ठाकुर। अयान का दिल धड़क उठा। क्या ये व्यक्ति हर्ष ठाकुर का भाई हो सकता है? अयान इसके बारे में ज्यादा नहीं सोच सका।
अन्य मार्शल कलाकारों द्वारा शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण करने के बाद अक्षय ठाकुर का उठा हुआ दाहिना हाथ अचानक नीचे गिर गया। 30 मार्शल कलाकारों ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत बाहर की ओर दौड़ लगा दी। अयान ने भी हमला करने का इरादा किया, लेकिन अक्षय ठाकुर ने उसकी बांह पकड़ ली और कहा, मैंने कहा था, मेरा आदेश सुनो। पेड़ पर मौजूद भूत ने तुरंत ही इंसानों के निशान खोज लिए। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और उसके चेहरे पर 3 आंखें एक हल्की हरी रोशनी के साथ टिमटिमा उठीं। जैसी कि उम्मीद थी, इसकी 3 पुतलियां पंखुड़ियां थीं। पहली नज़र में ये 5 पंखुड़ियों वाला फूल जैसा लग रहा था। इस समय तक मार्शल कलाकार अपनी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर चुके थे। उन्होंने 5 फूलों वाले भूत राक्षस की ओर तलवार और ब्लेड की रोशनी की एक बड़ी मात्रा को फेंका था। उन्होंने पहले ही 5 फूलों वाले भूत राक्षस पर हमला करने के लिए अपनी युआन की हुई हथेलियों और युआन की हुई मुट्ठियों का इस्तेमाल कर लिया था। एक क्षण के लिए वहां से तेज हवाएं उठने लगीं। ये सभी लोग अत्यंत शक्तिशाली थे। यहां तक कि अंशु को भी इसी क्षेत्र के मार्शल कलाकारों में उत्कृष्ट माना जाना चाहिए। हालांकि यहां वह कोई दमखम नहीं दिखा पाए। ये देखा जा सकता था कि अन्य लोग कितने शक्तिशाली थे। पुष्प छाया के चारों हत्यारे सबसे क्रूर थे। वे चारों तुरंत गायब हो गए। जब वे पुनः प्रकट हुए तो वे पहले से ही 5 पुष्प भूत के पास थे। इसके अलावा वे पहले ही अपने अचानक प्रकट होने से 5 पुष्प भूत को सैकड़ों बार काट चुके थे। प्रत्येक हत्यारे के हाथ में एक जोड़ी 2 हाथ वाली लैंसेट थी, जिनकी अग्रभुजा लंबी थी। ब्लेड काले थे और बहुत तेज थे। हर बार जब लैंसेट को काटा जाता था तो हवा से भी चींची जैसी आवाज आती थी, मानो आकाश को चीर दिया गया हो। इतना शक्तिशाली हमला 5 फूलों वाले भूत पर हुआ, लेकिन यह उसके कठोर काले खोल के नीचे केवल घने छोटे खरोंच छोड़ गया। हत्यारा बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत पीछे हट गया। हमलों का एक दौर तुरंत शुरू हुआ, फिर तुरंत गायब हो गया और वे दूर भाग गए। ये हत्यारों के हमलों की विशेषता थी। उसी समय 5 बेस्क संगठनों के बलवान लोग ऊंची छलांग लगाने लगे। 5 लोग एक दूसरे से उलझे हुए थे। उनमें से 2 पैर थे, 2 हाथ थे तथा एक धड़ और सिर था। वास्तव में उन 5 ने मिलकर एक 8 मीटर ऊंचा छोटा विशालकाय प्राणी बनाया। क्या ऐसा कोई युद्ध कौशल है? अयानकी ने पूछा। रक्त भेड़िया योद्धाओं द्वारा गठित छोटा विशालकाय आगे बढ़ा और अपनी मुट्ठियों का उपयोग करके 5 पुष्प भूत की ओर प्रकाश की 2 किरणें फेंकी। तथाकथित 2 मुट्ठियां वास्तव में 2 शक्तिशाली योद्धा थे। प्रकाश की ये 2 किरणें 2 मार्शल कलाकारों द्वारा उत्सर्जित की गई थीं, लेकिन अन्य 3 मार्शल कलाकारों की युआन क्यूई को वास्तव में 2 मार्शल कलाकारों में जोड़ा जा सकता था, जिससे 2 मार्शल कलाकारों की युआन क्यूई 3 गुना बढ़ जाती थी। एक भयावह युआन क्यूई प्रकाश जमीन पर उड़ आया और यहां तक कि बंदरगाह की हवा ने जमीन पर एक गहरी खाई बना दी। धमाका धमाका। युआन क्यूई की 2 लड़ियों ने 5 फूलों वाले भूत पर प्रहार किया और अंततः उसे पेड़ की चोटी से नीचे गिरा दिया। हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। एजियोर अंडरवर्ल्ड संप्रदाय, जाओ, अक्षय ठाकुर ने आदेश दिया। हालांकि जब 5 फूलों वाला भूत जमीन पर उतरा तो उसने जमीन को सहारा देने के लिए अपने दोनों हाथों और पैरों का इस्तेमाल किया, जिससे ऐसा लग रहा था कि कोई तेंदुआ जमीन पर झपटने वाला है। इसके तुरंत बाद 5 फूल वाला भूत एक काले रंग की छवि में बदल गया और तुरंत रक्त भेड़िया योद्धा की ओर उड़ गया। नीला अधोलोक स्वर्गीय प्रकाश। 5 एजियोर अंडरवर्ल्ड संप्रदाय के मार्शल चिकित्सकों ने एक साथ छलांग लगाई और एक साथ अपने युआन क्यूई का उपयोग करके युआन क्यूई प्रकाश की एक हरी बाधा को संघनित किया। एक जोरदार धमाके के साथ प्रकाश ढाल ने ब्लू अंडरवर्ल्ड संप्रदाय और रक्त भेड़िया के मार्शल चिकित्सकों को घेर लिया। प्रकाश ढाल से तेज हरा प्रकाश उत्सर्जित हुआ। यह अत्यंत ठोस कहा जा सकता है। प्रकाश ढाल की मोटाई पूरे 1 मीटर थी। जहां तक 5 पुष्प भूत का प्रश्न है, वह तेजी से आगे बढ़ा और प्रकाश ढाल से टकराया, जिससे प्रकाश ढाल चपटा हो गया। प्रकाश ढाल मूलतः अर्धगोलाकार थी, लेकिन टक्कर के बाद यह अंडाकार आकार में बदल गई। भूत थोड़ा सा उखड़ू बैठा और फिर तेजी से उछल पड़ा। ये 7 या 8 प्रतिबिंबों में बदल गया, जो संपूर्ण प्रकाश कवच का चक्कर लगाने लगे। 1 सेकंड के भीतर ही ये प्रकाश ढाल के चारों ओर लगभग 100 बार घूम चुका था। उस अजीब गति के कारण शांत रात्रि आकाश के नीचे गरजती आंधी उत्पन्न हो गई। अयान और अन्य लोग युद्ध के मैदान से 100 मीटर दूर पड़े थे। वे अभी भी तूफान से उड़ रहे थे और पीछे की ओर फिसल रहे थे। नीले प्रकाश की ढाल को देखते हुए भूतों की कोहनी पर काली हड्डियां छेदों से भरी हुई थीं और एक दूसरे की गलतियों को सुधारने के लिए असंख्य बड़ी दरारें बन गई थीं। बूम! अंततः नीला प्रकाश अधिक देर तक टिक नहीं सका और शीघ्र ही नीले धब्बों के एक समूह में बदल गया। आदिम अराजकता संप्रदाय, जाना, अक्षय ठाकुर चिल्लाया। जिस क्षण हरे प्रकाश की बाधा नष्ट हुई, 4 आदिम अराजकता संप्रदाय के मार्शल चिकित्सकों ने ऊंची छलांग लगाई और युआन क्यूई की किरणों को उस भूत की ओर फेंका जो अभी अभी उतरा था। युआन क्यूई की 4 किरणें तेजी से भूत के चारों ओर लिपट गईं। बाढ़! अक्षय ठाकुर चिल्लाया।
रक्त भेड़िया योद्धाओं द्वारा गठित छोटा विशालकाय राक्षस की ओर झपटा और अपनी मुट्ठियां आपस में बांधकर राक्षस के सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार किया। यह मुक्का इतना शक्तिशाली था कि भूत के सिर के काले खोल पर बड़ी संख्या में दरारें आ गईं। एक और मुक्का, हा हा हा। छोटे बार दैत्य ने जोर से हंसते हुए भूत के सिर पर लगातार 3 बार मुक्का मारा। इस समय भूत के सिर का बाहरी आवरण टूट गया और अंदर का असली सिर प्रकट हो गया। ये काली गैस से बना एक भ्रामक सिर था। फूलों का अंत, अक्षय ठाकुर चिल्लाया। पुष्प छाया हत्यारा तुरंत गायब हो गया और भूत के कंधे पर पुनः प्रकट हो गया। उन पांचों ने एक साथ अपने तीखे भालों से भूत का सिर भेद दिया। ब्लेड पराग से सना हुआ था। जैसे ही उन पांचों ने लैंसेट को 5 दिशाओं में विभाजित किया, भूत का सिर फट गया। सफलता, अक्षय ठाकुर ने अयान के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, इस बार हत्या आसानी से हो गई। तुम्हारे बिना युद्ध की लूट तुम्हारे लिए एक भी अंक के रूप में नहीं गिनी जाएगी। क्या? अयान को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा, आपने मुझसे कहा था कि मैं कोई कदम न उठाऊं। अक्षय ठाकुर ने कहा, मैंने आपसे कहा था कि कुछ मत करो, लेकिन आपने भूतों को मारने के लिए कुछ नहीं किया, है ना? हे। अयान ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो तुमने कुछ नहीं किया। क्या तुम्हें युद्ध की लूट में हिस्सा नहीं बांटना पड़ता? अक्षय ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा, मैं कमांडर इन चीफ हूं। मैं न केवल हिस्सा पाना चाहता हूं, बल्कि अधिकतम हिस्सा भी पाना चाहता हूं। बकवास बांध कर, यहां अंतिम निर्णय मेरा है। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें यह नहीं दूंगा, तो मैं तुम्हें यह नहीं दूंगा। यदि आप में क्षमता और धैर्य है तो आपको अभी चले जाना चाहिए। अच्छा काम। अयान ने अक्षय ठाकुर को थम्स अप दिया। इस प्रकार सभी ने भूत की लाश को घेर लिया। अक्षय ठाकुर ने एक छोटी कृपाण निकाली और कहा, इसलिए के लिए मास्टर ने अपनी सभी साधना तकनीक और मार्शल कौशल भूत के शरीर में छिपा दिए हैं। चलो देखते हैं कि इसमें कोई है या नहीं। बोलते समय उसने पराग से सने एक छोटे चाकू से भूत के पेट को छेद दिया और बेरहमी से उसे फाड़ दिया। अयान पहले से ही इस स्थिति को लेकर बहुत उत्सुक था, इसलिए उसने इस पर अतिरिक्त ध्यान दिया। उन्होंने पाया कि जैसे ही भूत का पेट खोला गया, उसका शरीर अचानक ही अचेत हो गया। ये समाधि पलक झपकते ही घटित हो गई और शीघ्र ही पुनः अपनी शांति प्राप्त कर ली, मानो पहले कभी हुई ही न हो। टस्क, ये फिर से खाली है। अक्षय ठाकुर ने खेद से अपना सिर हिलाया। बाकी सभी लोग निराशा में डूब गए, लेकिन अयान विचारशील था। वह कुछ कदम पीछे हटा और अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें पोंछने लगा। तुरंत ही उसकी पुतलियों में बिजली की एक किरण चमक उठी। उसने भूत के खून में अजीब जीवन शक्ति के उतार चढ़ाव देखे। इसके अलावा पुष्प छाया हत्यारे की आस्तीन में भी कुछ उतार चढ़ाव थे। हाँ, अयान का दिल धड़क उठा। भूत के पेट में स्पष्ट रूप से एक किताब थी, लेकिन उसे पुष्प छाया हत्यारे ने सबके सामने ही चुरा लिया और अपनी आस्तीन में छिपा लिया। अक्षय ठाकुर की नज़र पुष्प छाया के पर पड़ी, लेकिन उन्होंने तुरंत इसे छिपा लिया। ठीक है। अक्षय ठाकुर ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए ताली बजाई और कहा, चूंकि हमारे पास कोई मार्शल कौशल नहीं है, इसलिए चलो लूट का माल आपस में बांट लें। उसने भूत के कठोर बाहरी आवरण को उतारने के लिए एक छोटे चाकू का इस्तेमाल किया। ये बाहरी आवरण बहुत मजबूत हैं। उन्हें बाहर निकालें और उन्हें परिष्कृत करने के लिए एक कुशल कारीगर खोजें। उन्होंने कहा, इनसे पृथ्वी के लिए मध्यम स्तर का कवच बनाया जा सकता है। उन्होंने लापरवाही से इन गोले को आदि अराजकता संप्रदाय और नीला अंडरवर्ल्ड संप्रदाय के लोगों पर फेंक दिया। उसके बाद उन्होंने भूत की 2 काली हड्डी की कीलें खोदकर निकाली और कहा, इन 2 हड्डी की कीलों को अन्य सामग्रियों के साथ मिलकर कम से कम एक पृथ्वी ग्रेड मध्यवर्ती ग्रेड हथियार में परिष्कृत किया जा सकता है। ऐसा कहते हुए उन्होंने एक हड्डी रक्त भेड़िया योद्धा की ओर तथा दूसरी पुष्प छाया हत्यारे की ओर फेंकी। उन्होंने कहा, कमांडर इन चीफ के रूप में मैं एक उदाहरण स्थापित करूंगा और अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि सभी अच्छी चीजें मेरे मेहनती साथियों के लिए छोड़ दूं। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हुए। यहां तक कि सूर्य चंद्र संप्रदाय के 3 शिष्य भी मुस्कुराए। यद्यपि सूर्य चंद्र संप्रदाय के अनुयायियों का एक बाल भी नहीं कटा, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। वे अभी भी दिल से अक्षय ठाकुर पर भरोसा करते थे। हालांकि अयान ने उपहास किया और सराहना करते हुए कहा, कितना निस्वार्थ। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। बड़े भाई अंशु। अयान ने अंशु की ओर देखा और कहा, चलो इस टीम को छोड़ दें। उनका अनुसरण करने से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। तभी अंशु ने झट से कहा, आप ऐसा नहीं कह सकते। सभी लोग मिलकर काम करें और युद्ध की लूट का माल आपस में बांटें। ये बहुत उचित है। यद्यपि हमारे सूर्य चंद्र संप्रदाय को इस बार कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी जब तक हम कड़ी मेहनत करते रहेंगे, हमें कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त होगा। अयान ने आह भरी और मन ही मन सोचा, मेरे अच्छे वरिष्ठ भाई, आपके साथ बंदर जैसा व्यवहार किया गया है, लेकिन आप अभी तक स्थिति को नहीं समझ पाए हैं।
मार्शल कलाकारों की भीड़ ने उनके कंधों को पकड़ लिया और सख्ती से चिल्लाया, तुमने यहाँ आने के बाद कुछ नहीं किया, लेकिन अब तुमने सेना का मनोबल बिगाड़ दिया है। मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप वही करें जो आपको पसंद है, और अगर वह आपको पसंद नहीं है तो भाग जाएं। उसके बिना कोई भी तुम्हें नहीं रखेगा। अयान। अक्षय ठाकुर ने अयान की ओर निर्दयता से देखा और कहा, तुम्हें सही ढंग से बोलना आना चाहिए। क्या तुम समझ रहे हो? हमारा पीछा करने से आपका क्या मतलब है? तुम्हें कोई लाभ तो नहीं मिलेगा। मैंने किसके साथ अन्याय किया? क्या? अयान का चेहरा उदास हो गया जब उसने अक्षय ठाकुर से कहा, क्या तुम सच में यह सवाल पूछना चाहते हो? क्या तुम्हें इसका अफसोस नहीं है? क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं ये कहूँ? अक्षय ठाकुर की आंखें हल्की सी झपक गईं और उन्होंने कहा, अगर आपको कुछ कहना है तो कह दीजिए। यहाँ इतने उदास मत रहो। ठीक है। अयान ने सिर हिलाया। ये तुम्हारी अपनी मृत्यु है। आपने मुझे ये कहने देने पर जोर दिया। मैं स्पष्ट कर दूं। जैसे ही उसने ये कहा, अयान ने पुष्प छाया हत्यारे की ओर इशारा किया और कहा, आप और पुष्प छाया हत्यारे ने अभी भूत के पेट में मार्शल कौशल चुरा लिया है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या? सभी लोग हैरान होकर पुष्प छाया हत्यारे की ओर देखने लगे। दूसरी ओर अक्षय ठाकुर के हाव भाव थोड़े बदल गए। वह तुरंत अपने मूल रूप में आ गया और बोला, अच्छा लड़का, तुमने वास्तव में खून उगलना सीख लिया। क्या तुम खून उगल रहे हो? अयान ने तुरंत ही पुष्प छाया हत्यारे का दाहिना हाथ पकड़ लिया। कुत्ते। पुष्प छाया हत्यारे ने अपना दाहिना हाथ घुमाया और एक विलो ब्लेड पकड़ लिया तथा अयान की कलाई पर वार करने लगा। अयान ने अपने बाएं हाथ से हत्यारे की कलाई की ओर इशारा किया और उसकी लांसेट की ओर इशारा किया। पुष्प छाया हत्यारे ने जैसे ही अपने बाएं हाथ से चाकू पकड़ा, उसका शरीर छोटा हो गया। ब्लेड ऊपर की ओर झुका और अयान की ठोड़ी में घुस गया। अयान ने मौके की ओर लगातार 7 बार इशारा किया। 7 फायर निशान उभरे, जिससे हत्यारे को कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। हत्यारे का स्वरूप चमक कर गायब हो गया और अयान के पीछे आ गया। जब उसका फिगर चमका तो अयान का फिगर भी चमक गया। इसके बजाय वह हत्यारे के पीछे आया और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने हत्यारे का दाहिना कंधा पकड़ लिया और उसका हाथ पकड़ लिया। ये बदमाश मदद करने से इनकार कर रहा है, फिर भी वह हमारे लोगों को पीटना चाहता है। उसे मार डालो। जब अक्षय ठाकुर ने देखा कि अब सारी बातें उजागर होने वाली हैं तो वह सबसे पहले अयान को काबू करने के लिए आगे बढ़ा। अयान ने एक और तेज कदम उठाया और हत्यारे के सामने चला गया। उसने अपना हाथ उठाया और हत्यारे की बांह पर लात मारी। एक किताब उसकी आस्तीन से फुफकार के साथ बाहर आ गिरी। हर कोई हंगामा मचा रहा था। रक्तभेड़िया, अजूरे अंडरवर्ल्ड संप्रदाय, आदिम अराजकता संप्रदाय और अन्य सभी क्रोधित थे। अक्षय ठाकुर पहले तो अयान पर छिपकर हमला करने गया था, लेकिन जब उसे पता चला कि मामला उजागर हो गया है, तो उसने अयान पर हमले का पीछा किया और सीधे हत्यारे के सिर के ऊपर अपना दाहिना हाथ रख दिया। वह चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने वास्तव में अपने युद्ध कौशल को छिपाने का साहस किया है। हत्यारा एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर पलटा और बोला, तुम। इससे पहले कि आप कुछ और कह पाते, युआन क्यूई से अक्षय ठाकुर की हथेली फट गई और धमाके के साथ हत्यारे का सिर फट गया। अक्षय ठाकुर। बाकी चारों हत्यारे चौंक गए और ठंडे स्वर में बोले, अक्षय ठाकुर। अक्षय ठाकुर ने ठंडे चेहरे से कहा, क्या तुमने मुझसे मार्शल कौशल चुरा लिया? क्या तुम अब भी मुझसे तर्क करना चाहते हो? इस समय सभी का गुस्सा फूलों के सिर पर आ गया था। चारों हत्यारों को पता था कि अब वे अवाक हैं। यदि वे बहस जारी रखते तो भीड़ उन पर हमला कर देती। अच्छा। पुष्प छाया के एक हत्यारे ने दांत पीसते हुए कहा, यह हमारे बीच का एक गद्दार था। हम सभी के प्रति ऋणी हैं। अगली बार हम इस गलती की भरपाई के लिए और अधिक प्रयास करेंगे। अक्षय ठाकुर ने एक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, जो मुस्कान नहीं थी, जैसे कि वह बहुत समझदार थे। अयान को उम्मीद नहीं थी कि अक्षय ठाकुर इतना निर्दयी होगा कि पलक झपकते ही अपना निशाना बदल लेगा और मार्शल स्किल चुराने वाले हत्यारे को मौके पर ही ढेर कर देगा। हालांकि अयान के पास ये साबित करने के लिए कोई निर्णायक सबूत नहीं था कि अक्षय ठाकुर फ्लावर्स के लोगों के साथ मिलीभगत कर रहा था। यह अक्षय ठाकुर की हवेली बहुत गहरी है। वह निश्चित रूप से अच्छा व्यक्ति नहीं है। रितिका ने अयान के कान में फुसफुसाया। अक्षय ठाकुर ने किताब उठाई और सख्ती से कहा, यह पहली और आखिरी बार है। यदि कोई भी युद्ध कौशल छुपाता है तो मुझे निर्दयी होने का दोष न दें। यह मार्शल कौशल कुछ ऐसा है जो सभी ने मिलकर हासिल किया है। मैं इसे अस्थायी रूप से यहाँ रखूंगा। जब हम पर्याप्त पुस्तकें एकत्र कर लेंगे तो हर कोई धीरे धीरे अपनी जन्मजात विशेषताओं के अनुसार इसे वितरित करेगा। ठीक है, अब लगभग समय हो गया है। अक्षय ठाकुर ने मन ही मन हिसाब लगाते हुए कहा, इस 5 फूलों वाले भूत को मारने में उसे आधा घंटा लग गया। उसने अपना कंपास निकाला और देखा, वहां पास में ही एक और 5 फूल वाला भूत है। हम उससे लगभग 20 मिनट में निपट सकते हैं। हमें अभी पराग की पूर्ति करने की आवश्यकता नहीं है।
अब हम अपनी यात्रा जारी रखें। उसकी बात खत्म होने के बाद अक्षय ठाकुर ने अयान की ओर ठंडे अंदाज में देखा और कहा, तुम मेरा पीछा करते रहो। मेरे आदेश के बिना आपको कार्य करने की अनुमति नहीं है। ये कहते हुए अक्षय ठाकुर की आंखों में हत्या की नीयत चमक उठी। ये लोग एक ही विचारधारा के हैं। अयान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ये अक्षय ठाकुर बिल्कुल हर्ष ठाकुर जैसा ही था। वह बहुत बेशर्म और दुष्ट था। वरिष्ठ भाई, अयान ने अंशु की बांह पकड़ ली और कहा, तुमने देखा कि क्या हुआ। चलो टीम छोड़ दें। अयान, मुझे डर है कि हमारी ताकत के साथ हमारे लिए इस स्तर को पार करना बहुत मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि हमारे लिए सबके साथ रहना बेहतर है, अंशु ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। अयान इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, क्या तुम समझ नहीं रहे हो। उन्होंने स्पष्ट रूप से हम दोनों को चिढ़ाया। अंशु ने जल्दी से अपनी आवाज धीमी की और अयान के कान में फुसफुसाया, छोटे भाई, क्या तुमने नहीं देखा कि उन्होंने एक मार्शल कौशल प्राप्त किया है। हमारे लिए ऐसे ही चले जाना बहुत नुकसानदेह होगा। अयान ने मुंह बिचकाते हुए कहा, बड़े भाई, लालच के कारण आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। मुझे लगता है कि मार्शल कौशल की लालसा करने की अपेक्षा कुछ हिम्मत जुटाकर टीम को छोड़ देना बेहतर है। ये सुनकर अंशु दुखी भाव से बोली, हाँ अयान, तुम अच्छे दिनों में आ गए। आपने 12 संप्रदाय संयुक्त परीक्षा में भाग लिया और पृथ्वी ग्रेड इंटरमीडिएट ग्रेड मार्शल कौशल प्राप्त किया। इसके अलावा आपको संप्रदाय गुरु द्वारा प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। स्वाभाविक रूप से आप हमारे साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन हम छोटे लोगों को युद्ध कौशल कहाँ से मिलता है। अभी तो हमारे पास यही एकमात्र मौका है। मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। ये सुनकर अयान ने सिर हिलाया, ठीक है, चूंकि बड़े भाई ने पहले ही यह कह दिया है, इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं निश्चित रूप से उन खलनायकों के साथ घुल मिल नहीं पाऊंगा। मैं वरिष्ठ भाई को केवल यही सलाह देता हूं कि वे अपना ध्यान रखें। अक्षय ठाकुर से सावधान रहें। ये व्यक्ति बहुत ही षड्यंत्रकारी है। अयान ने अपनी मुट्ठियां बांध लीं और अपने हाथों को कप के आकार में करके कहा, अलविदा। रुचिका, चलो चलें। इतना कहकर अयान रितिका को ले आया और बिना पीछे देखे चला गया। अंशु ने अयान की ओर तेजी से कहा, अरे छोटे भाई, मेरा यह मतलब नहीं था। अजीत और अदिति ने एक दूसरे को देखा और केवल आह भर सके। वरिष्ठ भाई शियू युआन, आपने जो कहा वह थोड़ा ज्यादा है, अदिति ने कहा। अजीत ने कहा, मुझे लगता है कि वरिष्ठ भाई शियू युआन ने जो कहा वह भी सही है। अयान का जीवन अच्छा है। बेशक वह बिना किसी युद्ध कौशल के गरिमा के साथ जा सकता है। वह कैसे जानता है कि हमारे लिए युद्ध कौशल प्राप्त करना कितना कठिन है। दूर से रितिका ने अयान की बांह पकड़ी और मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हारा वह बड़ा भाई बहुत कंजूस है और उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है। वह जानता है कि अक्षय ठाकुर बदमाश है, लेकिन फिर भी वह उसका चेहरा चाटने और उसके पीछे चलने पर जोर देता है। क्या वह अपने लिए दुर्भाग्य की तलाश नहीं कर रहा है। आपने उसे विनम्रतापूर्वक चेतावनी दी थी। वह अभी भी इसकी सराहना नहीं करता है। रहने भी दो, हर किसी की अपनी अपनी आकांक्षाएं होती हैं। हम अपने विचार दूसरों पर नहीं थोप सकते। अयान ने अपना सिर हिलाया। अयान ने एक पल सोचा और पूछा, रितिका, क्या तुम्हें लगता है कि हमें सीधे अगली मंजिल पर जाना चाहिए या अपनी किस्मत आजमाने के लिए इस मंजिल पर कुछ भूतों को मारना चाहिए। भूतों को मारना एक मामूली बात है, रितिका ने बुदबुदाते हुए कहा, मुझे कुछ संदेह हैं। मुझे उनका पालन पोषण करना है। मुझे उनका विश्लेषण करने में मदद करें। बोलो, अयान ने सिर हिलाया। रितिका ने कहा, पहली कुछ मंजिलों पर मौजूद राक्षस अपने क्षेत्र को आनुपातिक रूप से बदलते हैं, है न? पहली कुछ मंजिलों पर तो खतरे से बचने के लिए अजीबोगरीब मशरूम लगे हैं, लेकिन यह मंजिल एक तरह का मंडप है। ये सही है, अयान ने कहा, मुझे यह अजीब लगता है कि आप ऐसा कहते हैं। इस स्तर पर भूतों की ताकत नहीं बदलेगी। रितिका ने आगे कहा, अच्छा भाई, आपको क्या लगता है कि कितने तरीके हैं जिनसे आप इससे बाहर निकल सकते हैं? अयान ने सोच विचार कर कहा, सीमा शुल्क चुकाने के 2 तरीके हैं। एक तो अपनी ताकत बढ़ाना है और दूसरा सीमा शुल्क को निपटाने का रास्ता खोजना है। रितिका ने कहा, हालांकि इस स्तर पर सभी राक्षसों ने अपने मार्शल कौशल खो दिए हैं। भले ही वे इस तरह की चीजों की खेती करते हैं, मार्शल कलाकार का अपना क्षेत्र ज्यादा नहीं बदलेगा। यदि उनका सामना शक्तिशाली भूतों से हो जाए तो भी वे मर जाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि इस मंजिल पर मुख्य समस्या रास्ता खोजने की होनी चाहिए। समस्या उन मंडपों में है। ये सही है, अयान ने अपना माथा थपथपाते हुए कहा, तो आप कह रहे हैं कि चलो एक मंडप ढूंढ कर देखते हैं। चल दर, रितिका उत्साहित हो गई। यदि ऐसा है तो भले ही हम इसकी तलाश कर रहे हों, हमें पहले पवेलियन से ही शुरुआत करनी चाहिए। ये वह स्थान है जहां हमारी मुलाकात विराज कुमार से हुई थी। चलो चलें, अयान ने कहा। चलो उसी रास्ते से वापस चलते हैं। इससे पहले अयान ने अक्षय ठाकुर और अन्य लोगों का पीछा करते हुए 5 फूलों वाले राक्षस की खोज की थी।
उन्होंने एक घुमावदार रास्ता लिया था, इसलिए वे दोनों सीधी रेखा में पहले मंडप से ज्यादा दूर नहीं थे। जब वे दोनों पहले मंडप में लौटे तो मंडप अभी भी चमक रहा था। इस प्रकाश का स्रोत बहुत ही असामान्य है। रितिका ने अपनी ठोड़ी को सहारा देते हुए कहा, मंडप से आने वाली रोशनी युआन क्यूई से नहीं आती है, नहीं ये किसी शक्तिशाली हथियार के दमन से आती है। यह शायद ऐसी बात है जिसके बारे में हम नहीं जानते। किसी अन्य शक्ति की तलाश करें। उन दोनों ने मंडप को ऊपर से नीचे तक खोजा, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। क्या मैं गलत हूँ? रितिका की भौहें तन गईं। वह सचमुच समझ नहीं पा रही थी कि क्या गलत था। शायद यहाँ सचमुच कुछ है, लेकिन वह छिपा हुआ है। अयान ने कहा, यह मंडप अतुलनीय रूप से रहस्यमय है। यदि इसमें किसी प्रकार का रहस्य है तो ये हर किसी के लिए समझ में नहीं आएगा। इसलिए केवल वे लोग ही इसे देख सकते हैं जो भाग्यशाली हैं, और यदि कोई इसे समझने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली नहीं है तो वे अपना समय बर्बाद करने से बच सकते हैं। तथाकथित भाग्य का तात्पर्य स्वर्ग या भाग्य की सच्ची इच्छा से नहीं, बल्कि उनके प्रतिरूपों से था। उदाहरण के लिए, यदि यहाँ अग्निगुण वाला कोई मार्शल कौशल छिपा हुआ हो तो अन्य जन्मजात मार्शल कलाकारों को अशुभ माना जाएगा। अयान ने तुरंत अपनी बिजली जैसी फोटोइलेक्ट्रिक आंखें डालीं और मंडप पर नजर डाली। वह आश्चर्यचकित हुआ और बोला, वास्तव में कुछ छिपा हुआ है।